नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं मानसी दवे मुंबई से और दिल्ली से अभिषेक सत्यव्रतम है। और ग्लोबल क्यूज जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि नेट पॉजिटिव ही जो है रिएक्शंस देखने मिलेगा। भारत जिस तरह एफटीएस बढ़ा रहे हैं, न्यूज़ फ्लोज भी जो आ रहे हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा आ रहा है और आईटी में एक अलग ही बूम चल रहा है ग्लोबली। क्या इंडिया में जो है ये आपको अच्छे मोमेंटम आज भी आईटी स्टॉक्स में देखने मिलेंगे? ये सारी चीज़ पे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। एक्शन पैक्स शो रहने वाला है, लेकिन शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ। एशिया कप में जो है टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और ये आंकड़ा देखे अभिषेक, 57 ऑल आउट हो गया था यूएई, जहां तक मुझे पता है। नंबर्स जो देख रहे हो, 9 विकेट से भारत जीत गया। जैसे लगा ये मैच हुआ है कि नहीं, ऐसा फील आ रहा है। जरा बताएं अभिषेक, कितना देर ये मैच चला होगा? एग्जैक्टली देखिए वही हुआ कि मतलब मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और ये भी साबित हो गया कि नहीं यूएई वाज नो मैच टू इंडिया। अब ये कितने मतलब 12-13 ओवर आई थिंक यूएई ने खेले, 4-4.5 ओवर में इंडिया ने बना दिए। तो ये तो पूरा एक इनिंग का भी खेल नहीं हुआ देखा जाए तो, 2 घंटे मैच ही खत्म हो गया। तो शरद ये तो वैसा हुआ ना कि जो क्रिकेट लवर जो तड़प रहे थे, हाँ। क्योंकि महीने भर पहले कंक्लूड हुई, महीने सवा महीने पहले इंग्लैंड वाली सीरीज कि कुछ आए, इंटरेस्टिंग आए और ऐसा हुआ। तो ये ऐसा ही है कि नहीं कोई बहुत तेज किसी को प्यास लगी हो और उसको आप एक घूंट पानी पिला के छोड़ दें, कुछ नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि जो पार्ट टाइमर्स हैं इंडिया के, शिवम दुबे कहाँ बॉलिंग करते हैं, कभी कभार उनको बॉलिंग कराई जाती है, 3 विकेट उन्होंने भी ले लिए। बाकी कुलदीप यादव ने तो ऐसा जाल बुना अपनी फिरकी का कि मतलब यूएई 57 रन पर खल्लास और बाकी फ्लाइंग स्टार्ट दिया अभिषेक शर्मा ने, शुभमन गिल ने। अभिषेक शर्मा मतलब आउट हो गए, 1 विकेट के नुकसान पर हमने बना लिया, रन अचीव कर लिए। तो कोई मैच नहीं था शरद ये। अब देखिए असली मैच जो होगा ना वो होगा रविवार को, यानी कि संडे को, जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। वो भी इसी टाइम पे शुरू होगा। तो सोमवार को देखते हैं कि दफ्तर में कौन कौन थोड़ा लेट पहुंचता है या फिर कितनी नींद लेकर पहुंचता है। लेकिन कल के मैच से ना मजा नहीं आया। ये इतनी धमाकेदार जीत के बावजूद भी ना जो प्यास रही ना, वो प्यास बाकी रह गई शरद। बिल्कुल। तो चलिए इस अगले मुकाबले पर भी फोकस रहेगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट स्पोर्ट्स की अगर बात करें, एशिया कप में सूर्या ब्रिगेड का विजय आगाज और बिल्कुल इंडिया वर्सेस यूएई हाइलाइट्स और एशिया कप 2025 5 ओवर से पहले ही टीम इंडिया जीत गई। तो चलिए इस पॉजिटिव खबर के साथ शुरुआत तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस पॉजिटिव खबर के साथ साथ पॉजिटिविटी कल भारतीय बाजार में भी देखने को मिली थी और क्या आज भी वही पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी? 4 बड़े ट्रिगर्स आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त बाजार के संकेत और बड़ी तस्वीर कैसी नजर आएगी। सबसे पहले विदेशी बाजार से संकेत बुरे नहीं है। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, ऑफकोर्स अगस्त रिटेल महंगाई आंकड़े आए और उससे ठीक पहले मिले जुले बंद होते हुए इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस और इवेंट्स एंड ट्रिगर्स का असर पड़ता है और इन आंकड़ों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि मिले जुला स्टांस यूएस के मार्केट्स में बीती रात देखने को मिला। गिरावट थी डाउ में, लेकिन नैस्डैक एसएनपी रिकॉर्ड बनाकर उसके बाद सपाट बंद हुए। लेकिन ड्यूरिंग द सेशन मोमेंटम बेस्ड कामकाज वहां पर भी होता रहा। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से एम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस की अगर बात करें 25,100 के नीचे है। अब देखते हैं कि भारतीय बाजार की तस्वीर इन तमाम संकेतों को ध्यान में रखते हुए कैसी नजर आती है। एशियाई बाजार मिले जुले नजर आ रहे हैं। एक दिन की खरीदारी के बाद एफआईएस की तरफ से बिकवाली का रुख वापस से बढ़ता हुआ 115 करोड़ रुपए के शेयर्स की बिकवाली एफआईएस की तरफ से। हालांकि डीआईएस लगातार 12वें सेशन से खरीदारी का मन जो है वो बनाकर चल रहे हैं और लेटेस्ट डेटा भी 5,004 करोड़ रुपए के शेयर्स की खरीदारी उन्होंने की है। कच्चे तेल की चाल $67-68 बैरल के आसपास हम देख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम की अगर बात करें, आईटी स्पेस कल भी फोकस रेडार पर था और आज भी आईटी मेजर इन्फोसिस फोकस रेडार पर रहेगी। बाईबैक पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। 2.25 साल बाद कंपनी शायद बाईबैक ला सकती है। 1840 से 1900 रुपए प्रति शेयर के दाम पर बाईबैक के आने की संभावना है। वहीं एचएमटी का रिवाइवल प्लान बनाने की कोशिश में लगातार कंपनी और उसी के चलते सरकार रिवाइवल प्लान को लेकर भारी उद्योग मंत्री और रेल मंत्री उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इस पर भी जो डेवलपमेंट्स निकल कर आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। रेलवे शेयर्स आज फोकस रेडार पर रहेंगे बिकॉज ऑर्डर विंस के चलते तमाम रेलवे कंपनियां फोकस में रहती भी हैं और इसी तर्ज पर जुपिटर वेगन्स, आरवीएनएल जैसी कंपनियां फोकस में हैं। हमने देखा करीब 113 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिले हैं जुपिटर वेगन्स को। आरवीएनएल भी वेस्ट सेंट्रल रेलवे से करीब 170
करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लिए लोवेस्ट बिडर बनती हुई दिखी हैं। सो थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स है जिस पर फोकस है, विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत हैं, एफआईएस की बिकवाली, डीआईएस की खरीदारी जारी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आईटी सेक्टर आज भी फोकस रेडार पर रहेगा जरूर। तो ये बाजार के लिए बड़े संकेत। लेकिन चलिए बाजार के बड़े संकेतों के साथ साथ ग्लोब के फ्रंट पर तस्वीर कैसी नजर आ रही है इस पर भी फोकस करेंगे। एंड अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और पीएम मोदी के बीच ट्रेड नेगोशिएशंस पर क्या डेवलपमेंट्स आते हैं इस पर तो नजर है ही, लेकिन बीती रात यूएस मार्केट्स में ट्रिगर्स से ठीक पहले, इवेंट से ठीक पहले हमने देखा कि एक मिला जुला रादर टूवर्ड्स डाउनसाइड कामकाज भी देखने को मिला। बिल्कुल मानसी, देखिए वहाँ पर पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए और अनुमान से थोड़े से वो कम आए और उसके बाद ट्रंप फिर से हमलावर हो गए। मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी पुरानी डेमोक्रेसी और इतने अहम इंस्टीट्यूशन के हेड को आप इस तरह से पब्लिकली कैसे आप बेइज्जत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पावेल डिजास्टर हैं, टू लेट, पावेल को फिर से रेट कट करना चाहिए और जल्द ही करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि पावेल डिजास्टर हैं और उन्हें कोई भी क्लू नहीं है इकोनॉमी के बारे में। 17 सितंबर को पॉलिसी आने वाली है। उम्मीदें ये हैं कि 0.25% तो बाजार मान के चल रहा, डिस्काउंट भी हो गया है। क्या आधे % का रेट कट आएगा? देखिए सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से 10% इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं जो मान रहे हैं कि आधा % भी रेट कट आ सकता है। और अब ये पीपीआई के नंबर आ गए। आज एक्चुअल जो आज वाले नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। इससे थोड़ा पक्का अंदाजा लग जाएगा कि जो फेड की जो सोच होगी दरों को लेकर वो क्या होने वाली है। वैसे इकोनॉमी में सुस्ती की, इकोनॉमी में मंदी की बातचीत होने वाली है। जेपी मॉर्गन चेज के सीईओ जेमी डिमॉन का कल हमने स्टेटमेंट बताया था दर्शकों को कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, थोड़ा सा स्लो हो रही है, लेकिन क्या ये रिसेशन की तरफ जा रही है ये हम कह नहीं सकते। तो देखते हैं कि क्या होता है अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में कह सकते हैं कि कल का जो पूरा का पूरा शो चुराया है ना, वो है ओरेकल। 42% की इंट्राडे तेजी एक दिन में। ट्रेलर से अंदाजा लग गया था कि पिक्चर कैसी होगी क्योंकि आफ्टर मार्केट में 28% ये शेयर दौड़ा था और कल इंट्राडे में 42% तक शेयर ये दौड़ गया और एक दिन की तेजी ने काफी कुछ बदल के रख दिया। आप ये देखिए कि जो सबसे अमीर इंसान हैं लैरी एलिसन, जो को फाउंडर हैं ओरेकल कॉर्पोरेशन के, उनकी जो नेटवर्थ है 393 बिलियन हो गई है। तो एक ही दिन में $100 बिलियन ऐड किए उन्होंने अपने नेटवर्थ में और तमाम लोगों को पीछे छोड़ते हुए, इनफैक्ट एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं उनको भी पीछे छोड़ा और पहुंच गए पहले नंबर पर। यही नहीं, आप एक और रसूख देखिए ओरेकल का कि कल की तेजी के बाद क्या हुआ है। $244 बिलियन एक दिन में मार्केट कैप बढ़ गया है और $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बनने की कगार पर पहुंच गई है अब ये ओरेकल। बस थोड़ी सी दूर रह गई है उस क्लब को, स्पेशल क्लब को ज्वाइन करने में। लेकिन कल की तेजी को आप ऐसे समझिए कि 244 बिलियन का मार्केट कैप बढ़ा कल ओरेकल का। और अगर अपने देश की, हम अपनी सॉफ्टवेयर जायंट्स की बात करें, टीसीएस का टोटल मार्केट कैप $128 बिलियन, इन्फोसिस का $70 बिलियन, एचसीएल टेक का $43 बिलियन, विप्रो का $30 बिलियन। तो जितना उन्होंने कल एक दिन में जोड़ा, इतना तो हमारी कंपनीज का, सबसे बड़ी कंपनी का टोटल मार्केट साइज भी नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जायंट है यूएस की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। कल के अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें अगर मानसी, तो डाउ में हमने देखा कि 220 अंकों की गिरावट रही। 2 दिनों की तेजी के बाद इस पर ब्रेक लगी, लेकिन नेस्डेक ने, एस&पी 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ऊपरी स्तर पर टिकने में थोड़ी सी नाकाम रहे और नेस्डेक की बात करें तो करीब ऊंचाई से 115 अंकों के आसपास की हमने गिरावट देखी है। कल जलवा तो रहा ओरेकल का, लेकिन साथ साथ में जो एआई वाली बाकी कंपनीज हैं, ब्रॉडकॉम हो गया, एएमडी हो गया या फिर माइक्रोन, इन शेयरों में तेजी कल हमने अच्छी खासी देखी है। आज हम देखेंगे कि सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी। आगे अब सारी की सारी नजरें यूएस फेड पर टिक जाएंगी। तो देखते हैं कि अमेरिका में क्या होता है। और अगर दरें घटती हैं अमेरिका में, अगर वहां पर फेड रेट अगर आधे % काट देता है, तो ये मान के चलिए कि अमेरिकी बाजारों के लिए तो ये राहत की चीज होगी ही। वहां की इकोनॉमी में तो हम देखेंगे कंजम्पशन थोड़ी सी और बढ़ते हुए, इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए, आईटी कंपनीज के लिए बड़ा हम पॉजिटिव होते हुए देखेंगे और भारतीय आईटी कंपनीज को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ओवरऑल क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे आएंगी दरें घटने से, और बॉन्ड यील्ड अगर नीचे आती हैं तो वहां से थोड़ा सा मोह कम होगा और
इमर्जिंग मार्केट्स में पैसे जाएंगे। हालांकि भारत थोड़ा महंगा बाजार है अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखेंगे, एशिया बाजार से अगर तुलना करेंगे तो, लेकिन हो सकता है थोड़ा बेनिफिट मिले भारत को भी, तो ये नजर में रहने वाली है। एशिया की बात करें, जापान के निकेई में लगातार दूसरे सत्र में मजबूती है, करीब 400 अंक ऊपर इस वक्त आप कारोबार होते हुए देखेंगे। थोड़ा सा मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं एशिया से। कोस्पी में 8वें दिन तेजी है, कोरिया रिकॉर्ड ऊंचाई पर कोस्पी इंडेक्स पहुंच गया है। फेड दरें घटने की उम्मीद है, तो सोने में हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है, क्योंकि पैसे थोड़े से ना सेफर एसेट्स में जाएंगे तो फिर सोने को भी फायदा होगा। और $3685 के भाव हैं सोने के। कतर में इजराइल ने जो हमला किया है उसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ी है, लेकिन रेंज में ही है प्राइसेस। 1% की मजबूती आई है, 67.5 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं। तो क्रूड 67.5 के, सोना 3685 के, बॉन्ड यील्ड भी सॉफ्ट हुई है, 4% के आसपास आ गई है, 4.05 है, ये है यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98 के नीचे है, ज्यादा उसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। तो ग्लोबल बाजारों से जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए वो सपोर्टिव है, या फिर आप यूं कहें कि मिक्स टू पॉजिटिव साइड पर है, और वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी भी 7 दिनों की लगातार तेजी के बावजूद आज फिर से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिव संकेत जो है देखने मिल रहे हैं, और देखेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग जो है गिफ्ट निफ्टी इंप्लाई कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती स्तर पे देखे 1 घंटा पहले यह आंकड़ा लगभग 20 से 23 पॉइंट था, अब जो है लगभग 17 पॉइंट की जो ओपनिंग पॉजिटिव की जो है इंडिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक, एफआईज पे एक बार आपकी नज़र लेना चाहते हैं। आप कल एफआईज वापस से सेल पे आ गए थे, और जो एक दिन पहले का फिगर था वो बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे सेटलमेंट डेट का भी इम्पैक्ट आ रहा था, और ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी चर्न्स देखने मिल रहा था। तो अभी वापस एफआई सेल पे आ चुका है ये फिगर, तो यहाँ से कुछ क्लैरिटी देखने मिल रहा है कैश मार्केट में? शरद, ये देखिए कल का जो ये सेल फिगर है ना, इसको ज्यादा तवज्जो आप मत दीजिए। बहुत, एक तो छोटा है, क्वांटम छोटा है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप टोटलिटी में देखेंगे एफआईज के, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में, अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो करीब 900-950 करोड़ रुपए की नेट नेट ना बाइंग है। तो बाइंग ही आप मान के चलिए, और ये बाइंग के पीछे एक और जो रीजन हम ये कह सकते हैं कि देखिए थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल हम देख रहे थे कि 8.7% थी लॉन्ग होल्डिंग इंडेक्स फ्यूचर में एफआईज की। काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में जो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन है वो निकल गई है 10% के ऊपर, 10.22% ये है इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग। तो उसमें थोड़ी सी अपटिक हम देख रहे हैं, और इसकी उम्मीद हम करके चल भी रहे थे। और दूसरी चीज, ये जो बैंकिंग में आप थोड़ा रिन्यूड इंटरेस्ट देख रहे हैं ना, जो आपको लग रहा है कि नहीं तो निफ्टी के बराबर की चाल आ रही है निफ्टी बैंक में, कल तो बेहतर चाल रही है निफ्टी के मुकाबले, तो ये एफआईज के चलते ही है। तो थोड़ा क्यूज को अगर हम रीड करें तो ये लग रहा है कि नहीं अब एफआईज के पैसे आने की शुरुआत हो जाएगी। देखिए पहले शॉर्ट कवरिंग होगी, उसके बाद एक्चुअल कैश में बाइंग आएगी। तो ये थोड़ी सी बाइंग आई है, हालांकि इसको लेकर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। जब तक 3-4 सत्र की एक्चुअल बाइंग नहीं हो जाती कैश में, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि शायद टेबल टर्न होगा, इसके अर्ली साइंस थोड़े थोड़े से मिलने लगे हैं। ये 115 करोड़ रुपए के को लेकर ना आपको ज्यादा डिप्रेस होने की, ज्यादा अपने मन को दुखी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आंकड़े देखिए, आपका मिजाज थोड़ा सा सही हो जाएगा। डीआईज की बात करें, कैश में कल 5000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है, तो डीआईज लगातार अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और अच्छे से बाजारों को उन्होंने सपोर्ट देने का काम किया भी है। कल हमने देखा था कि एसआईपी के आंकड़े आए थे, थोड़े से कम आए, लेकिन फिर भी 28,000 करोड़ की एसआईपी आ रही है। तो बाजार के लिए सारी की सारी चीजें निश्चित तौर पर ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने इस महीने जो खरीदारी की है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है, 21,545 करोड़ रुपए की। तो उनका सपोर्ट लगातार कायम है, और अगर एफआईज का सपोर्ट अगर मिल जाता है भारतीय बाजारों के लिए तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन संकेत हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, एफआईएस की बिकवाली के ठीक सामने डीआईएस की खरीदारी, और पिछले 5 सेशन के अगर डेटा पॉइंट्स देखेंगे ऑलमोस्ट 11-12 हजार करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से है। लेकिन इसके ठीक सामने एक सेशन की खरीदारी हमने देखी 9 सितंबर की एफआईएस की तरफ से। उसके बाद अगेन ये जो बिकवाली का ट्रेंड है वो जारी है। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चला है एडिटर्स टेक जानने का, और आज के लिए बाजार का सेटअप कैसा नजर आ रहा है ये समझते हैं। बताने के लिए सरजीत मंगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरजीत सर, गुड मॉर्निंग। एज वी सी, मिले जुले संकेत है विदेशी बाजार से। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन इंडिकेशंस 20 पॉइंट्स अप,
आज के लिए भारतीय बाजार का देखिए सेटअप? सबसे बड़ा जो है वो 25,000 का लेवल है। कल हमने देखा कि 25,000 के ऊपर गया, 25,035 के आसपास गया, फिर वापस आ गया क्योंकि काफ़ी सेलिंग आ गई उस समय। और इस लेवल पे काफ़ी सेलिंग आने वाली है क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी है उधर। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे या डेरिवेटिव्स निफ्टी ऑप्शंस को देखेंगे तो 25,000 में काफ़ी कॉल ओपन इंटरेस्ट पड़ा था, जिसकी वजह से काफ़ी सेलिंग आई। बट कल हमने ये भी देखा कि पुट ओपन इंटरेस्ट जो है काफ़ी बड़ा है 25,000 के लेवल पे। तो आज के डेट में ना अगर देखा जाए तो एक टसल चल रहा है कॉल और पुट राइटर्स के बीच में 25,000 पे। अगर 25,000 क्रॉस करता है अच्छी तरह से तो वो एक बेस बन जाएगा। बट अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे उस हिसाब से या ऑप्शंस राइटर्स को देखेंगे जो बेसिकली डिटरमिन करते हैं सब कुछ, तो 24,800 तो 24,900 में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है, तो वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और 25,100 में काफ़ी कॉल ओपन इंटरेस्ट है जो आप अभी के लिए इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो एक जो मोमेंटम जो है अगर आए तो 25,000 के ऊपर जाएगा, पर उसके मोमेंटम के बिना कुछ मुश्किल लग रहा है कि ये 25,000 सस्टेन करेगा ये। एटलीस्ट 25,000 को टच बेस हमने किया, इसके आगे कन्विक्शन शायद बिल्टअप होता हुआ दिखे। लेकिन अलोंग विद दैट एफएनओ और डेरिवेटिव्स फ्रंट पर डेटा पॉइंट्स कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए कल अगर आप देखेंगे तो आपका कॉल पुट निफ्टी पुट कॉल रेशियो अराउंड 0.95 था, जो कि थोड़ा हल्का सा कम गिरा है। बट एफआईएस नेट लॉन्ग रहे हैं लगभग 420 करोड़ के आसपास, और ओपन इंटरेस्ट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल एफआई ओपन इंटरेस्ट पे अगर आप देखेंगे मतलब निफ्टी में लगभग 32,200 करोड़ के आसपास है। और निफ्टी लॉन्ग्स जो है निफ्टी बैंक में भी देखा गया, जहाँ पर वहाँ हमने देखा कि प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी ख़रीदारी हुई है कल। अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों में डिलीवरी वैल्यू बहुत हाई था कल। लगभग 1,300 करोड़ एचडीएफसी में था, 1,100 करोड़ कोटक में था, और आईसीआईसीआई में लगभग 800 करोड़ के आसपास। तो जो हाई डिलीवरी वैल्यू है उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है निफ्टी बैंक में, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक का जो ओपन इंटरेस्ट है एफआईएस की तरफ से वो भी गिरा है कल देखा गया है। और इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो हैं वो भी 10.2% हो गए हैं। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि मार्केट में अभी लॉन्ग्स आ रहे हैं या शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। और 25,000 के लेवल की वजह से जो हमने कल ब्रीच किया उसमें जितने भी लोगों ने पोजीशन लेके रखी थी वहाँ पर वो अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं, स्पेशली जो शॉर्ट्स हैं वो उस पोजीशन को काट रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने बहुत सही बात कही कि प्राइवेट बैंक्स की जो डिलीवरी नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो इम्प्रूव कर गया है। सजीत सर ज़रा बताएं निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? दोनों अब थोड़े पॉजिटिव लेवल्स पे आ गए और मैं डेटा भी चेक कर रहा था कि पिछले 7 या 8 सेशन में जो क्लोजिंग हो रहे हैं वो हायर लेवल्स पे हो रहे हैं निफ्टी के। तो ज़रा बताएं निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए क्लोजिंग तो हाई लेवल पे हो रहे हैं, पर वो वहाँ पर आके एक जगह पे आके अटक जाता है 25,000 के लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर आके उसको एक ट्रिगर चाहिए होता है। आज के डेट में ट्रिगर अर्निंग्स का उतना नहीं है। Q1 अर्निंग्स बहुत सॉफ्ट रहे हैं, Q2 अर्निंग्स भी सॉफ्ट रहेंगे क्योंकि कंजम्पशन जो है सितंबर 22 के बाद बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहने वाले हैं। सो अगर आप देखेंगे कि क्या अर्निंग्स पुश मिलेगा निफ्टी को यहाँ से आगे, तो उसे कम लग रहा है क्योंकि आपके पहले 2 क्वार्टर में तो इतने अर्निंग्स है नहीं। हम तब अपना साल शुरुआत किया था तो हम सोच रहे थे कि निफ्टी ईपीएस जो है वो 11 से 12% बढ़ेगा, बट वो अभी लग रहा है कि 5 to 7% होगा। तो वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स वहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात जो है चाइना में काफ़ी, अगर फॉरेन फंड्स की मूवमेंट को देखेंगे तो चाइना की तरफ, कोरिया की तरफ, वियतनाम की तरफ वहाँ पर काफ़ी इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं और हमारे यहाँ से आउटफ्लोज हो रहे हैं। तो वो जो रिवर्सल जब तक नहीं आता है वो नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा कि एमफी के नंबर्स कल आए, 28,000 करोड़ के ऊपर का जो एसआईपी नंबर है अगस्त के लिए वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो सस्टेन कर रहा है 28,000 के लेवल पे। पर वो 28,000 आपको सिर्फ जो सेलिंग है उसी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो आगे को मोमेंटम नहीं दे पा रहा है क्योंकि एफआई जो बेच रहा है वो डीआईस खरीद रहे हैं। और अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आपको वो जो जिसको कहते हैं कि टैप खुला होना चाहिए ताकि पैसा आए तो उस वेव में ऊपर जाए, वो मोमेंटम नहीं है आज के डेट में। तो 25,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। आगे कैसे होगा वो पता नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हमको देखने को मिलेंगे। आईटी काफ़ी अच्छा कर रहा है पिछले कुछ दिन से, और वो भी इसलिए क्योंकि तो ऐसा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है।
इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स शुरू हो रही है वापस। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में वो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो इम्पैक्ट, रब ऑफ इम्पैक्ट है वो आईटी पे आएगा, क्योंकि दो चीज़ें हो रही है। एक तो ट्रेड टॉक्स की वजह से जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो हट रहा है, और दूसरा जो अगले हफ्ते जो फेड मीट होने वाला है वो है, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है। मीन्स मार्केट बन ये लेके चल रहा है कि 25 तो होगा ही होगा। अभी जो बात हो रही है 50 की हो रही है। तो साल के मीन्स कुछ हफ्तों पहले ये था कि अगले 3 मीट में 25-25 होगा। अभी बात हो रही है कि 25 तो है ही, अब 50 होगा कि नहीं। और कल का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो काफ़ी नीचे आया, स्ट्रीट एस्टिमेट से भी नीचे है वो। तो वो एक मोमेंटम देने वाला है या पुश देने वाला है फेड को कि भाई अब कितना एग्रेसिव जाएंगे, क्योंकि लेबर नंबर्स जो हैं लगभग 15 लाख के आसपास कम हो गए हैं इनिशियल एस्टिमेट से, क्योंकि इन्होंने जो रिकैलिब्रेट किया था उसकी वजह से। तो वो एक चीज़ है। और आज का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी एक की फैक्टर होगा अगले हफ्ते जाते हुए कि क्या मार्केट कैसे करेगा। जी बिल्कुल सजीद सर, गुड मॉर्निंग। बाजार तो देखिए कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर चुका होगा 0.25% के रेट कट को, आधे % की उम्मीदें हैं। और सीएमई फेड वॉच टोल के हिसाब से 10% ऐसे लोग हैं जो मान रहे हैं कि आधे % का रेट कट आना चाहिए। लेकिन ये आप सही कहा, 25,000 के लेवल पर बड़ी तगड़ी रस्साकशी चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। सर एक स्टॉक स्पेसिफिक आपसे मैं अपडेट जानना चाहूँगा। ये टेगा इंडस्ट्रीज इतना बड़ा एक्विजिशन करने जा रही है मॉलिकॉर्प का, और हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने में शेयर ने बड़ी तगड़ी दौड़ लगाई है 60-65% के आसपास की। बाजार इसको पॉजिटिवली लेगा इस एक्विजिशन को सर? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। टेगा का काफ़ी रनअप हुआ है। अब दिसंबर 2021 में इसका आईपीओ आया था, तब उसका प्राइस था 453। आज के डेट में लगभग 2081 के आसपास है इसका प्राइस। तो लगभग 13,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये जो कंपनी खरीद रही है और उसी साइज़ की ऑलमोस्ट खरीद रही है कंपनी, अगर आप देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8.6 टाइम्स एबिटा बनता है इसका, क्योंकि इसका जो एबिटा है लगभग 1500 करोड़ का एबिटा है इस मॉलिकॉप का। ये मॉलिकॉप जो कंपनी है, काफ़ी सारी कंपनियां और जॉइंट वेंचर्स मिला के एक कंपनी है, और टेगा जो है वो प्राइवेट इक्विटी अपोलो के साथ मिलके खरीद रहा है। तो टेगा का 77% होगा और अपोलो का 23% होगा। तो टेगा को काफ़ी एक्विजिशन मनी रेज करना पड़ेगा जो इक्विटी और डेट के थ्रू कर रहा है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो लगभग 3,100 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो रेज कर रहा है इक्विटी और डेट के थ्रू, और बाकी जो अमाउंट है वो इसके 1,000 करोड़ के आसपास जो होगा वो अपोलो से आएगा। सो जो इक्विटी वैल्यू जो इसकी जो देखने को मिल रही है वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है, बेस्ड ऑन जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया है। इसका मतलब ये है कि मॉलिकॉप का जो है इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी होने वाला है। उस मॉलिकॉप में की बैलेंस शीट में जो डेट है वो काफ़ी है, और वो डेट है आज की डेट में नॉन रिकॉर्स टू टेगा है, पर सॉलिडेटेड बैलेंस शीट में तो डेट दिखने वाला है। तो वो एक कंसर्न रहेगी मार्केट को, क्योंकि काफ़ी डेट है मॉलिकॉप के पास जो कंसोलिडेटेड लेवल पे टेगा के ऊपर आएगा। और ये जो एंटायर ट्रांजैक्शन है जो दिसंबर के पहले बंद होगा। ठीक है, तो डेट को लेकर कंसर्न्स रहेंगे और टेगा के शेयर में आप आज देखिएगा क्या होता है, थोड़ी सी चिंताएं तो हैं। एक आखिरी सवाल सजीद सर, इन्फोसिस को लेकर आज बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक है, हमने बायबैक की खबर के चलते पहले रिएक्शन देख लिया है, लेकिन आईटी के लिए माहौल अब सुधर रहा है। आपको लगता है कि अनाउंसमेंट आज आ जाने के बाद भी इन्फोसिस में तेजी का माहौल बना रहेगा? देखिए इन्फोसिस जो हमारी रिसर्च टीम ने जो इस पर काम किया था उसके हिसाब से तो इन्फोसिस का जो करंट प्राइस था अनाउंसमेंट से पहले वो ऑलमोस्ट 2023 के आसपास का 2022 के लेवल का प्राइस था, क्योंकि 2022 में जब लास्ट बायबैक हुआ था इसका तो उसका लेवल लगभग सेम ही था 1450 के आसपास। तो आज भी उसी लेवल के आसपास है जो पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। बट जो प्रीमियम जो अब हमें देखने को मिल रहा है 25 से 30% का प्रीमियम जो देता है वो, तो इसका लगभग देखा जाए तो 1900 के आसपास का उसका बायबैक प्राइस आना चाहिए। और पिछले कुछ सालों से कुछ बार से जो बायबैक हुआ है 9,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का इसका बायबैक है, जो कि 11 से 12% ऑफ नेटवर्थ होगा इसका। सो वो जो अमाउंट अगर हो तो उतना, और ये जो है वो इसलिए है क्योंकि इन्फोसिस का एक स्टेटेड पॉलिसी है कि वो 85% ऑफ द एंटायर कैश जो जनरेट करता है वो वापस शेयर होल्डर्स को देता है। तो वो एक चीज़ है जो
बात चल रही है मार्केट की। और मोर देन दैट एक ये सेंटीमेंट है कि एक सपोर्ट मिलेगा इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस को, वो एक बड़ी बात है इसमें। और इसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि शायद बाकी कंपनीज भी बायबैक का सोचेंगी, क्योंकि अभी आईटी 20 से 25% नीचे गिरे हैं सारे स्टॉक। सो वो एक चीज़ है। कल हमने देखा कि निफ्टी आईटी जो है वो काफ़ी बड़ा 5%, बट कल का रैली जो था वो पूरा मिड टीयर कंपनीज ड्राइव कर रही थी, और जो बड़ी कंपनीज थी वो जो ऊपर तो थी पर उतनी ऊपर नहीं थी कल। तो मिड टीयर कंपनीज जो हैं वहाँ पर भी अभी फोकस आ रहा है और बाइंग वहाँ पर आ रही है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी करेक्शन हुआ है कुछ लास्ट फ्यू वीक्स में। एब्सोल्युटली। जहाँ टेक की बात हो रही है सरजीत सर, वन थिंग लाइक यू जस्ट डू एवरी मॉर्निंग व्हेन प्रिपरेशन मीट्स प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रूज फॉलो। लैरी एलिसन फ्रॉम ओरेकल दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, अब तो इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। पर वो तो है, वो ओरेकल के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे एक्चुअली। कल 36% कुछ रैली हुई है उसकी, और उसका जो रब अप है हमने इंडियन आर्म में भी देखा है। दो इंडियन आर्म का दूसरा फंक्शन टोटली डिफरेंट है, बट फैक्ट ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड जो है वो एक ऐसा स्पेस बन रहा है जहाँ पर अगर इंडियन आईटी कंपनीज उसको ठीक से करें तो वो जो वैल्यूशन जो आज के डेट में है, जिसको लोग कहते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में जो मैंने कहा था पहले भी कि इन्वेस्टर्स वैसे स्प्लिट हैं। एशियन इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि 25-30% गिर गया है तो वैल्यूशन ठीक है, पर यूएस और यूरोपियन ये सोच रहे हैं कि क्या इंडियन कंपनीज एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट कर पाएगी, और वहाँ पर उनका कितना लिवरेज हो पाएगा, वो एक सवाल है। जब तक उसका जवाब नहीं आता, इन आईटी कंपनीज बियॉन्ड अ पॉइंट के ऊपर नहीं जाने वाली है। सो फास्ट चेंजिंग है, इनोवेशन है, क्लाउड एंड एआई, एंड उसी की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरजीत सर, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए और मार्केट पर ओवरऑल एनालिसिस आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, बाजार की तस्वीर आज कैसी हो सकती है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, एफआईएस डीआईएस के एक्शन, ग्लोबल मार्केट के फ्रंट पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, साथ साथ इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, सब कुछ सारी की सारी तैयारी आपकी इस वक्त हम करवा रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। आइए एक्सपर्ट्स से समझते हैं कि उनकी तरफ से आज बाजार पर किस तरह की एनालिसिस है। राजेश भोसले हमारे साथ। गुड मॉर्निंग राजेश, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। 25,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अब मानकर हम चल रहे हैं। कल 25,000 के स्तर को हमने देखा भी, वहां से आगे इनफैक्ट लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि 25,200, 250 और उससे आगे का कन्वेक्शन जो है डेवलप होता दिखेगा। एट प्रेजेंट 25,092 के लेवल्स गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन में नजर आते हैं। आज के लिए गुरुवार का सत्र बाजार के लिए कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक राजेश तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत है। फिर से उन्हें रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलिए, 25,000 के लेवल्स फिलहाल गिफ्ट निफ्टी के एम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस में नजर आ रहे हैं। 24,973 के लेवल्स पर कल हम क्लोज हुए हैं। 25,033 के लेवल्स टू बी प्रिसाइज कल हमने देखे थे। क्या वहां से आगे की कुछ करेगा बाजार आज? और निफ्टी के लिए 25,000 के अहेड कितना कन्वेक्शन बढ़ता है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। राजेश को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे संपर्क हम करते हैं। लेकिन इस बीच चलिए खबरों वाले शेयर्स आपको बता देते हैं। ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे थीम्स एंड सेक्टर्स हैं, और आईटी सेक्टर इनफैक्ट कल आउट परफॉर्म कर रहा था और फोकस रेडार पर है। लार्जर आईटी प्लेयर्स, छोटी मझोली आईटी कंपनियां, काफी बढ़िया एक्शन। और कल इनफैक्ट शरद वन ऑफ द सेक्टर आउट परफॉर्मिंग आईटी सेक्टर, और काफी सरप्राइजिंग था। आज के लिए फिर खबरें कहां से हैं? देखिए, खबरें वाले शेयर्स तो रहेंगे, लेकिन आखिर में मैं आईटी के 3 अहम ट्रिगर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो है मैं आपको स्टॉक्स बताता हूं। और सजीद से डिस्कस करे थे टेगा इंडस्ट्रीज कंपनी, स्मॉल कैप है, लेकिन जो एक्विजिशन की है वो $1.5 बिलियन का है। इतना बड़ा अनाउंसमेंट है। अब इस पे नेट जो है हम थोड़े डिटेल्स में बताएंगे कि कहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए, दोनों साइड जो है स्टॉक मूव कर सकता है, क्योंकि एक्विजिशन बहुत सस्ता हुआ है। मॉलिकैप को जो इन्होंने अक्वायर किया है अपोलो फंड्स के साथ, वैल्यूएशन सिर्फ 8.6 टाइम्स FY25 एबिटा पे, और कंपनी ट्रेड कर रहा है 40 के ऊपर एबिटा लेवल्स पे। तो एक्विजिशन सस्ता हुआ है, लेकिन किस तरह ये पे करने वाले कंसिडरेशन, उस पर थोड़ा क्लैरिटी लाना होगा। यहाँ पे बता रहे डेट लेंगे और 2200 करोड़ रेज करने वाले इक्विटी के जरिए, जहाँ प्रमोटर भी पार्टिसिपेट करेंगे।
और देखा जाए तो मॉली कैप का भी जो है डेट लेवल्स भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। हालांकि नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है स्टॉक में, लेकिन ऑलरेडी तेज़ी हमें देखने मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज एक और एक्विजिशन पर साइज छोटा है, $50.5 मिलियन का स्टुगेरन को अक्वायर किया है, जहाँ पे वो नए मार्केट्स में एक्सेस करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट पे जो है ये ड्रग्स रहने वाले हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन, एक फिजिकल डिलीवरी, एक सेकेंड हैंड वेरी लार्ज गैस कैरियर का है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। वही रेलवे स्टॉक्स पे भी नजर रखिएगा, ऑर्डर फ्लोज जो है चलते जा रहे हैं। लास्ट वीक ये ट्रेंड हम आपको बता दिए थे। आरवीएनएल को लगभग 170 करोड़ का ऑर्डर आया वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से। वही बाइकॉन की बात करें तो यूएस में जो है सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हो गया है, ओरल सॉलिड डोसेज फैसिलिटी रहेगा, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। माझगांव डॉक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। कंपनी कह रहे हैं कि इंडियन नेवी की जो है नेगोशिएशंस प्रोजेक्ट P75 के साथ अब शुरू हो गई है। पहले यही जर्मन सबमरीन ऑर्डर जो था इस पे जो है न्यूज़ फ्लो आया था और कंपनी ने डिनाई किया था, तो उसके कारण स्टॉक में रिवर्सल आया था, लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए, तो स्टॉक में अप मूव आ सकता है। जुपिटर वैगन 113 करोड़ का ऑर्डर बॉगी के लिए आया है। और थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी आ गई है व्यापारी विक्रम सोलर प्रीमियर एनर्जीज को लेके, जहाँ पे ईटी की रिपोर्ट आ रही है कि कुछ रूल्स चेंज हो सकते हैं सोलर सेगमेंट में, ALMM स्कीम जिसे कहा जाता है, जहाँ पे 72,000 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको इम्पैक्ट आ सकता है। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जो है आपको यहाँ देखने मिलेगा। और श्याम मेटालिक्स जो है क्रैश बैरियर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जाएंगे, जो रोड के जो रेट गार्ड्स होते हैं उस पर फोकस करेंगे। 8 से 10% का जो है मार्केट शेयर टारगेट कर रहे हैं इस साल। लेकिन जो आईटी सेगमेंट की हम बात कर रहे थे, 3 अहम ट्रिगर्स क्या है, सबसे पहले बता दें कि जो मैक्रो डेटा यूएस में आ रहा है वो सब पॉइंट आउट कर रहा है कि और फेड रेट कट जो है होने वाले हैं। और दूसरा बात, ओरेकल जो है बड़ी तेज़ी देखने मिली है और उसका एक रब ऑफ इफेक्ट AI क्लाउड और इनके इंडियन आर्म में भी देखने मिल सकता है। और एक और बड़ा ट्रिगर है इन्फोसिस का शेयर बायबैक, जो आज होगा 11 से 14,000 करोड़ के बीच हो सकता है कैलकुलेशन के हिसाब से, 25 से 30% का प्रीमियम रहेगा। तो आईटी स्टॉक्स के लिए भी जो है बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर है और लगातार तीसरे दिन आज लगता है निफ्टी आईटी इंडेक्स में अप मूव आ सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। लेकिन सेक्टर पे तो मानसी मैंने कह दिया, आईटी पे रखे नज़र, रेलवेज पे नज़र रखे। एब्सोल्युटली, रेलवे स्पेस पर नजर रखेंगे। ऑर्डर विंस के चलते फोकस रेडार पर हैं 2 कंपनियां। इसके अलावा भी रेलवे स्टॉक्स में किस तरह का इम्पैक्ट है और साथ ही आईटी सेक्टर, कल तेजी हमने देखी, आज न्यूज़ फ्लोज हैं। देखते हैं आज ये सेक्टर किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन हमारे साथ अब हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। राजेश भोसले एंजल वन से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। आपकी स्ट्रैटेजी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ेंगे, बताएं। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी अगर आप देखें तो कल एक इम्पोर्टेंट लेवल्स के आसपास क्लोज किया है, 25,000 के आसपास। डेफिनेटली अंडरटोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। बट हमने लास्ट वीक भी देखा था GST 2.0 के बाद एक गैप अप हुआ था, बट 25,000 के पास सस्टेन नहीं हुआ था। कल के सत्र में भी गैप अप हुआ था, बट 25,000 के पास कहीं ना कहीं एक टेंटेटिवनेस देखने को मिला है, तो लगभग वहीं पे क्लोजिंग है। एंड नेक्स्ट मोमेंटम के लिए मार्केट को 25,000 के पास 25,000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही ज़रूरी होगा। 25,000 सस्टेन होता है तो उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग आई है 25,200 का, तो वो भी रिटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखिए तो निफ्टी कंटिन्यूसली एक हाई टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। कल एक बुलिश गैप रह गया था 24,900 के आसपास, तो अगर कोई भी डिप आता है तो 24,900 के आसपास बाय करने की सलाह होगी। कोई भी डिप आता है 24,900 के आसपास आपके लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। बाय ऑन डिप्स का बाजार है और हम बिल्कुल 100% इससे अग्री करते हैं। राजेश जी, इंडेक्स हो गया, जरा स्टॉक्स बता दीजिए कि आज आपने कौन से शेयर सिलेक्ट किए हैं, कहां पर आज पैसे बनेंगे। जी नमस्कार अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। देखिए कल के फोनर में भी हमने बात किया था मस्डॉक पे। आज स्टॉक चर्चे में है, यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। मस्डॉक जो है अपने 200 DMA पे एक बेस बन रहा है और एक रेंज ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल रहा है। कल काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशंस देखने को मिले थे एंड RSI भी जो है अपने 50 लेवल्स के ऊपर क्रॉस करा है। तो मस्डॉक में आज एक शानदार अपसाइड एक्सपेक्टेड है, तो 2680 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। यहाँ से नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट करें कि 2900 एंड पॉसिबली 3000 के भी टारगेट्स हमें मस्डॉक डॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है हेल्थ केयर स्पेस से।
अगर आप देखिए हॉस्पिटल और मेडिकल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एंड इसमें से मुझे फोर्टिस काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है जहाँ पे हर डिप पे बाइंग हो रही है। तो फोर्टिस को बाय करना है 970 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे बाय करना है 940 के स्टॉप लॉस से। इन द नियर टर्म हम एक्सपेक्ट करें कि 1010 के टारगेट जो है फोर्टिस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो राजेश जी के खेमे में दो शेयर हैं जो उन्होंने चुने हैं। एक हेल्थ केयर का शेयर फोर्टिस हॉस्पिटल हेल्थ 1010 के टारगेट, और दूसरा है मजगांव डॉक का, इसके लिए टारगेट होगा 2900 रुपये का, और राजेश जी को लगता है कि 3000 रुपये तक भी ये शेयर जा सकता है। हाल फिलहाल हमने तेजी देखी भी है। हेल्थ केयर हॉस्पिटल से आपने शेयर चुना है, तो एक शेयर राजेश जी मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर रेड्डीज लैब स्ट्यूजरॉन एक कंपनी है, इसका ये करीब करीब $50 मिलियन में अधिग्रहण करने जा रही है, और इस अधिग्रहण से एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में पहुंच जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रीटमेंट पोर्टफोलियो इनका मजबूत हो जाएगा। अगर हम डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो ये शेयर हमने देखा कि गिर के 1200 रुपये तक आया, और वहां से धीरे धीरे करके भी 1300 रुपये के आसपास फिर से आ गया है। पिछले महीने भर में 6-7% के आसपास की नेट तेजी होगी इसमें। डॉक्टर रेड्डीज, आपको लगता है कि चल सकता है, कोई तेजी करनी चाहिए, या फिर एक बार बाजार खुल जाए, देखते हैं कि बाजार का रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद कोई ट्रेड करें? जी अभिषेक जी, ये जो काउंटर है एक फ्रेश ब्रेकआउट वाला काउंटर है। लास्ट 2 सेशन में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। और टेक्निकली अगर आप देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर या फिर एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जो है स्टॉक में ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली 50 और 55 के रेंज के ऊपर ट्रेड करे, तो इसमें बायस पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट अगर कोई भी डिप आती है तो ब्रेकआउट जोन के आसपास 1280 1290 के जोन में आता है तो बाय करने की सलाह होगी। यहाँ पे पोजिशनली टारगेट हम एक्सपेक्ट करें कि 1330 से 1350 के लेवल्स डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल सकते हैं। आज तक के लेवल्स डॉक्टर रेड्डीज में। राजेश जी, स्टॉप लॉस क्या सुझाया आपने? नीचे में 1270 होगा जो ब्रेकआउट जोन के थोड़ा सा नीचे रहेगा। एंड बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। राजेश जी, श्रिम्प शेयरों में कल अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था, ज़बरदस्त एक्शन। इनफैक्ट अवंती फीड्स के स्टॉक में बढ़िया मजबूती थी। न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट इस पूरे स्पेस पर हम देख रहे थे रिफ्लेक्ट होता हुआ। यूरोपियन यूनियन ने करीब 102 नई फिशरी यूनिट्स को एक्सपोर्ट की जो मंजूरी दी, उसके ठीक बाद स्टॉक्स में और स्पेस में हमने रौनक देखी थी। अवंती फीड्स 15% के अप मूव के साथ कल क्लोज हुआ है। अच्छी खासी मजबूती 758 के लेवल्स पर। टेक्निकली चार्ट से यहाँ से कैसे नज़र आते हैं पोजीशंस, अगर किन्होंने बनाई हैं तो उनके लिए फिर राय क्या होगी? जी काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो काफी ह्यूज वॉल्यूम्स थे। एंड इसके साथ साथ 200 डीएमए को भी इसने क्रॉस किया है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो मोमेंटम है एक्सटेंड हो सकता है। पॉसिबली यहाँ से 820 830 लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो जिनके लॉन्ग से होल्ड करने की सलाह होगी। जो इसका जो 200 डीएमए है वो अभी एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं 720 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए। एंड ऊपर में अराउंड 820 830 के टारगेट्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक राय, पोजीशंस अगर हैं इंटैक्ट रखें। आज बाजार खुलने पर स्टॉक को एक बार देखते हैं कि स्पेस में कल एक वन ऑफ न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट ही था या फिर वो तेज़ी और ज़्यादा आगे बढ़ती है, इस पर नज़र रखेंगे। बाजार खुलने के साथ स्टॉक पर फिर से एक बार रिविजिट कर देखेंगे। लेकिन इसके अलावा राजेश, डिफेंस का खेमा और शिप बिल्डिंग स्पेस हमने देखा साइडवेज मोमेंटम था पिछले दिनों, और वहां से अब वापस तेजी पकड़ते हुए अब ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर हैं। और कल के सत्र में ही अगर आप देखें, दोनों ही डिफेंस और शिप बिल्डिंग कनेक्टिंग प्लेज हैं। लेकिन HAL, BDL, BEL इन तमाम स्टॉक्स में मजबूती थी। मैसगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये स्टॉक्स भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रैशनल, फंडामेंटल्स पॉजिटिव है ही, लेकिन टेक्निकली भी क्या यहाँ से पॉजिटिविटी वापस से लौटती हुई नजर आएगी? जी कल के सत्र में ऐसा नहीं कि एक आध काउंटर चल रहे थे, ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही थी। सारे डिफेंसिव स्पेस में काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ट्रैक्शन देखने को मिला था। काफी अच्छे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बने। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मूव है आने वाले सेशंस में कंटिन्यू रहेगा। तो कल के सत्र में ऑलरेडी मूव आ गया, तो हल्का फुल्का अगर डिप आता है तो डिप में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। जो काउंटर्स यहाँ पे स्पेशली अच्छे लग रहे हैं वो है मजगा डॉग, जिसका ट्रेड सेटअप ऑलरेडी डिस्कस किया है।
अलॉन्ग विद दैट अगर आप HCL का भी चार्ट देखें तो काफी अच्छा 200 DMA के पास बेस बनने के बाद एक रेंज ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला है। तो HCL पे भी एक पोजिशनल बायस पॉजिटिव है, पॉसिबली यहाँ से 4750 के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर आप BEL का चार्ट देखें तो हाल फिलहाल में हमने देखा था कि एक लो वॉल्यूम के साथ प्राइस में करेक्शन देखने को मिला था, बट कल जब मार्केट में स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था तो वापस एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिले थे। तो BEL में भी व्यू पॉजिटिव है, पॉसिबली यहाँ से 420-425 के टारगेट्स रख सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी कल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो थोड़ा सा डिप में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। समवेयर अराउंड 380-82 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो अब यहाँ पे डिफेंस स्पेस पे और शिप बिल्डिंग स्पेस पे जो है बुलिश नज़रिया राजेश का बन रहा है। लेकिन अब हमारे साथ चलते हैं, मिलते हैं मयूरेश जोशी के साथ। गुड मॉर्निंग मयूरेश सर। सबसे पहले तो बाज़ार की सेटअप जो है ऑलमोस्ट अब पॉजिटिव लगने लगी है 4-5 सेशन से, और एक थोड़ा कन्विक्शन भी आ रहा है। मेरा सवाल जो है ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस से रहेगा। डिलीवरी नंबर्स भी जो है थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करे थे, प्राइवेट बैंकिंग के दिखने मिल रहे हैं, और PSU बैंक्स पे जो है एनालिस्ट कम्युनिटी का भी थोड़ा बुलिश नज़रिया ज़्यादा है, जिस तरह ऑपरेशनल पैरामीटर्स सजेस्ट कर रहे हैं। बैंकिंग एज अ स्पेस, मयूरेश सर आप ज़रा बताएं, PSU बैंक्स अभी आपको अच्छे लग रहे हैं या प्राइवेट बैंक में थोड़ी अपमूव और आ सकती है? तो PSU वर्सेस प्राइवेट बैंक में आपको कौन सा फेवरेबल लगता है, और फेवरेबल लगता है तो कौन सा स्टॉक लगता है उसमें अच्छा कर सकता है? मॉर्निंग शरद। Good morning. नहीं, आई थिंक रिस्पेक्टिव दोनों स्पेसेस से आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स हमें काफी पसंद आ रहे हैं। हमें लगता है आई थिंक जो एक लैग इफेक्ट है इंटरेस्ट रेट कट्स का, आई थिंक वो लेंडिंग रेट्स पे भी दिखने लग जाएगा, और इसलिए आई थिंक जो एक निम्स का डिटोरेशन पूरे सेक्टर को झेलना पड़ रहा है, आई थिंक दैट शुड लार्जली स्टेबलाइज। एट द सेम टाइम आई थिंक जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगी, आई थिंक दैट शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। GST रैशनलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो प्राइवेट केपेक्स में एक सिग्निफिकेंट ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वहां पे भी मुझे लगता है आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ शुड बी रीजनेबल इनफ। जहां तक डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल रहा है विद फॉलिंग रेट्स, थोड़ा एक दिक्कत का मामला हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बैंक्स आर ट्राइंग टू रैंप अप देयर कासास टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और इसलिए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज एक्सपेक्टेशंस जो प्रोविजनिंग इन्होंने बैलेंस शीट पे की है, PCR रेशियोज लुक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। और जो रिस्क वेटेड एसेट्स है, एसेट क्वालिटी या डेलिक्वेंसीज, मुझे नहीं लगता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ वार्निंग सिग्नल्स दे रहे हैं। तो हमें लगता है आई थिंक नंबर्स रिलेटिवली बेटर होने चाहिए एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ, और इसलिए आई थिंक लीडरशिप स्टॉक्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू प्रिफरिंग। प्राइवेट स्पेस आई थिंक ICICI बैंक इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू होल्डिंग हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल है, मुझे लगता है आई थिंक डिपॉजिट अक्रीशन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेहतर और स्टिकी रहता है बिकॉज ऑफ द लेगेसी अकाउंट्स दैट दे प्रोबेबली कैरी, और इसलिए आई थिंक क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी बेहतर रह सकती है बेस्ड ऑन दिस फैक्टर को टुगेदर। ऑब्वियसली आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स की हम बात कर रहे थे, एसेट क्वालिटी, निम्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोविजनिंग कवरेज, रिटर्न रेशियोज पे कैसे प्ले आउट करेंगे, दैट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। और इसलिए मुझे लगता है लीविंग असाइड स्टेट बैंक विद इन द लार्ज नेम्स, जो आई थिंक हर एक के रडार पे रहता है, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे आई थिंक नंबर्स काफी बेहतर थे, और अगर नंबर्स यही लाइन में रहे या यही लेवल पे रहे, कहीं ना कहीं आई थिंक री रेटिंग के चांसेस हैं, क्योंकि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव भी इनके फेवर में रहते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक ये चुनिंदा स्टॉक शायद हमें पसंद आ रहे हैं इस वजह। ये बिल्कुल महेश सर के 2 पिक्स है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों पे जो है नज़र जो है बना के रखे, और NBFCs पे भी जो है ज़रूर नज़र रखें, कहीं पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव आ रहे हैं और साइंस आ रहे हैं कि आपका जो है MFI स्ट्रेस जो है बॉटम आउट हो रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं चंदन सर के पास, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। गुड मॉर्निंग चंदन सर, आप हमारे साथ अभी बने रहें, आपके अहम टेक्निकल पिक्स हम लेने वाले, लेकिन उसके पहले जो है हम चलते हैं आशीषा के पास, जो हमें जो इम्पोर्टेंट ब्रोकिंग हाउस के पिक्स हैं वो बताएंगी। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं क्या है ब्रोकिंग हाउस के आज रिकमेंडेशंस?
गुड मॉर्निंग शरद। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर से मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स पर बड़ी खबर आई, जहां पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है एक्सचेंजेस को कि इंडियन नेवी के साथ ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है सबमरीन के लिए, और इसी के दम पर एंटी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है और 3858 का लक्ष्य दिया है। यहां पर एंटी का मानना है कि ये एक बड़ा ट्रिगर होगा मज़गांव डॉक के लिए। नए सबमरीन शिप्स के ऑर्डर्स आना कंपनी के लिए शुरू हो सकते हैं, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है। तो इस खबर और ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर आज के सत्र में मज़गांव डॉक में एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं कोल इंडिया की। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। उन्होंने टारगेट प्राइस पहले जो 480 रुपये था उसे घटाकर अब 450 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है और खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी है। उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ मॉडेस्ट रहा है, लॉन्ग टर्म थर्मल पावर डोमिनेंस अभी भी इंटैक्ट है, जिसके चलते FY26 और उसके बाद अगले कुछ सालों तक थोड़ी सी कमज़ोरी नतीजों पर नज़र आ सकती है। इनफैक्ट उनका मानना है कि 2 से 4% का वॉल्यूम CAGR कंपनी FY26 और 27 में रिपोर्ट कर पाएगी, और वैल्यूएशन वाइज देखें तो 4 टाइम्स FY27 EV to EBITDA पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी की राय 480 से घटाकर अब 450 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और वॉल्यूम में हल्की सी बढ़त मॉडेस्ट ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कमिंस इंडिया की। याद रखें कल भी एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट यहां पर आई थी और आज मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय 4500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि काफ़ी अच्छा डिमांड इंप्रूवमेंट कंपनी ने रिपोर्ट किया। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से रिपोर्ट कर पा रही है और हेल्दी पोटेंशियल है डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का अभी भी अगले कुछ क्वार्टर्स में। पावर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ, सिलेक्ट इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर रही है। तो मोतीलाल ओसवाल की इस रिपोर्ट के चलते यहाँ पर कमिंस इंडिया पर भी एक्शन दिखेगा। और लास्ट में नोमूरा की रिपोर्ट आई है गेल पर। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार और टारगेट प्राइस हल्का सा घटाया है, 235 का था अब घटाकर 225 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि टैरिफ इंक्रीजेस के लिए कंपनी ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दी है। हर 3 साल में टैरिफ रिवाइज होते हैं और लास्ट टाइम 1 अप्रैल 2023 में की है, और अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो एक बड़ी पॉजिटिव खबर होगी गेल इंडिया के लिए। तो पॉजिटिव रिपोर्ट गेल पर आई है, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। पॉजिटिव रिपोर्ट जो है गेल की तरफ से आ रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी जो है थोड़ी हलचल देखने मिल सकती है। लेकिन चंदन सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग शरद जी। देखिए 2 ट्रेडिंग पिक है। पहला तो रहेगा फोर्टिस पे। कहीं ना कहीं हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनीज पे एक पॉजिटिव बायस देखने को मिला है, चाहे आप फोर्टिस की बात करें, आप अपोलो हॉस्पिटल की बात करें। और फोर्टिस में काफ़ी अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट लगातार पिछले 6-7 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में भी देखें तो 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में वापस एक नया प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में एंटर कर चुका है। नया मोमेंटम यहाँ पे बनना चाहिए, सेफ्टी के साथ में मोमेंटम भी है। तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 947 के सपोर्ट से 1005 तक के टारगेट फोर्टिस में बनने चाहिए। दूसरा काउंटर रहेगा BL। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स अब बॉटम आउट हो चुके हैं। BL की बात करें या HAL, मज़गांव डॉक, BDL, सारे के सारे डिफेंस और शिपिंग काउंटर में बॉटम अप्रोच देखने को मिली। BL की जहां तक मैं बात करूं तो लगभग पिछले 10-11 वीक से देखें तो 436 से लेके नीचे में 360 तक का डिक्लाइन देखने को मिला था। बट कल के दिन जो रिकवरी हुई थी और जो लोअर टाइम फ्रेम में जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन चुका है। सो लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन फॉलोइंग ट्रेंड लाइन को सरपास किया है। 50 डे एक्सपोनेंशियल को क्रॉस करने को देखने को मिला है। कोल अनवाइंडिंग के साथ में पुट राइटिंग हो रही है। ओपन इंटरेस्ट डेटा भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। तो इन सब तथ्यों के हिसाब से 397 के सपोर्ट से BL पे खरीदारी की सलाह रखेंगे और ये डिफेंस काउंटर कहीं ना कहीं 406 तक के टारगेट को छू सकता है। डिफेंस पे जो है इंटरेस्ट है और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक फेसिंग फार्मा पे भी जो है चंदन सर की बुलिश नज़रिए आ रहे हैं। एक बार रेलवे सेगमेंट पे भी जो है नज़र डालते हैं। राजेश सर, रेलवे सेगमेंट में 2 अहम ऑर्डर फ्लोज भी आ रहे हैं। एक तो ऑफ कोर्स जुपिटर वैगन भी था, रेलटेल के भी थोड़े ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं। अब पूरे जो रेलवे खेमे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कहाँ अच्छा लग रहा है? देखिए ऑर्डर फ्लोज अब आने लगे हैं और ये ट्रेंड हमने लास्ट वीक ही बता दिया था 18 स्वदेश में। लेकिन राजेश सर, आपको कौन सा रेलवे स्टॉक अच्छा लग रहा है जहाँ पे अभी भी कमाई के मौके बन सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बीटन डाउन तो है 2 साल से, लेकिन यहाँ से बताइए कुछ अगर अच्छा लग रहा है आपको तो।
जी, 2 काउंटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक है टिटागढ़ वैगन, अगर आप चार्ट्स को देखें तो कई समय के बाद अपने 200 डीएमए को 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एंड अगर आप वॉल्यूम स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो लास्ट 2 दिन में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्रीवियस स्विंग हाई जो है अराउंड 970 के आसपास, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीटेस्ट हो सकता है। नियर टर्म में अगर आप देखें तो एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ है। तो पॉसिबली 870 880 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट होगा एंड 970 इज़ व्हाट हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो काउंटर है काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है। लास्ट वीक ऑलरेडी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था और इस वीक हम देख रहे हैं कि एक फ्लैग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है अराउंड 360 टू 365 के जोन रिटेस्ट कर सकता है एंड नीचे में अगर आप देखें तो 320 के आसपास एक काफ़ी अच्छा स्पेस स्टॉक के लिए बन रहा है। रिसर्च फोकस रेडार पर है और स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी और फर्दर अपसाइड के टारगेट्स भी इस वक्त आप देख रहे हैं। राजेश, कमिंस इंडिया पर आपसे एक राय जानना चाहेंगे। अब मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट की माने तो कन्विक्शन है स्टॉक में और टारगेट प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है। खरीदारी की राय 4,350 के जहां टारगेट थे, अब कमिंस इंडिया में 4,500 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। पावर सेगमेंट की डिमांड में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक प्राइस के लिए टारगेट्स भी रिवाइज किए गए हैं। कमिंस इंडिया पर आपका टेक क्या होगा राजेश? ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली एक हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा सा डिप का सलाह दूंगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है एंड कल हमने देखा था कि गैप अप के बाद हायर लेवल से कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है। नियर टर्म में 4250 से 4300 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकता है, बट कहीं ना कहीं एक डिप का वेट करेंगे। 3950 3960 ये जो जोन है, यहाँ पे प्रीवियसली एक बेस बना था, तो इन लेवल्स पे आता है तो वहां पे बाय करने की सलाह होगी। इस कामकाज जहां पर होता दिखेगा, कमिंस इंडिया के लिए राय मिलती हुई। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो मार्केट्स लाइव लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहें इतना स्वदेश के साथ। मेरे साथ हैं मुंबई स्टूडियो से मेरे दोस्त सहयोगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे हैं, और विलियम ओ'नील के मयूरेश जोशी आपको गाइड कर रहे हैं शेयरों के फंडामेंटल्स को लेकर और बता रहे हैं कि बाजार में आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए। फटाफट कुछ और स्टॉक्स पर राय लेते हैं बाजार खुलने से पहले। अभी हमारे पास करीब करीब 18 मिनट के आसपास का वक्त है, प्री ओपन भी होगा बीच में। लेकिन कमिंस इंडिया पर मोतीलाल ओसवाल की अच्छी रिपोर्ट आई है, बाइंग की रेटिंग दी है और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 4,500 रुपए। और हमने देखा है कि ये शेयर चला भी है। एक बार मयूरेश जी जरा आप ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन में हम पिकअप देख रहे हैं और कैपिटल गुड्स में जो मोमेंटम जो बना उसके पीछे ये वजह है कि पहले सरकारी कैपेक्स पिक कर रहा था और अब प्राइवेट कैपेक्स भी आ रहा है। आपको लगता है कि ये पूरा सेगमेंट बजिंग रहेगा और इसके अलावा भी कहीं मौके आप देख रहे हैं शेयरों में? मॉर्निंग अभिषेक जी, नहीं बिल्कुल रहेगा। इनफैक्ट जो प्राइवेट केपेक्स है $126 बिलियन का ऑलरेडी हो चुका है थ्रू कमिटमेंट्स, और भी ज्यादा ये वैल्यू में एक्रीशन होती जाएगी। गवर्नमेंट केपेक्स इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेस। इसलिए आई थिंक अर्बन, रूरल, अफोर्डेबल हाउसिंग, रोड्स, पोर्ट्स के डेवलपमेंट, मेट्रो डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आई थिंक एक सहारा देंगी इन टर्म्स ऑफ आवर इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसलिए आई थिंक सरकार जो ऑर्डर्स दे रही है एटलीस्ट फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स एज वेल, आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्लोज रह सकते हैं ये पूरे क्षेत्र के लिए। जो CPCB 4 गाइडलाइंस है, यहाँ पे भी आई थिंक मैनेजमेंट्स लाइक क्यूमेंस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट सीमेंस हैव पॉइंटेड आउट कि यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज रीस्टार्ट होना लाजमी है सेकेंड हाफ में, एंड दीज ऑर्डर्स कम विद वेरी गुड मार्जिन्स। ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन ये सारी कंपनीज काफी बेहतर तरीके से कर रही है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। आई थिंक एक स्टॉक जो एक एक्शनेबल आ रहा है मिड कैप स्पेस में टू कॉम्प्लीमेंट दीज एक्टिविटीज कैन बी संघवी मूवर्स। आई थिंक ये स्टॉक पे आपको जरूर एक ध्यान रखना चाहिए। नंबर्स ठीक ठाक थे, एक्सपेक्टेशन मार्जिन्स की ठीक ठाक है,
जो हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज प्रॉबेबली रिक्वायर्ड, वो कंस्ट्रक्शन हैंडलिंग इक्विपमेंट हो, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो, ये सारी कंपनीज के लिए आई थिंक फॉर ग्रोथ दैट इज प्रॉबेबली रिक्वायर्ड, ऑल दीज एक्सरसाइजेस विल बी रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड। और उनका एक विंड पावर में भी और रिन्यूएबल्स में भी एक ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है फ्रॉम अ सेगमेंटल पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आई थिंक काफी कुछ इसमें हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर, एटलीस्ट फ्रॉम एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्पेस है और ये शेयर फोकस में रहेंगे। लेकिन महेश जी, मैंने आपकी कंपनी का थोड़ा गलत नाम ले लिया, मुझे पता नहीं चला कि आपने कब ये चेंज कर लिया। वैसे सीजन चल तो रहा था ये जॉब चेंज करने का, जरा ही बताइए कि फिर हमने तो, मैं माफी मांगता हूँ आपसे अपनी गलती के लिए, लेकिन हमारी मिठाई कब आएगी हमारे पास? नहीं नहीं, आपने गलती बिल्कुल नहीं की है। तो विलियम ओनील इंडिया इज द सब्सिडरी ऑफ आवर पेरेंट फर्म जो यूएस में है, विलियम ओनील, और मार्केट्स में इंडिया हमारा प्लेटफॉर्म। अच्छा अच्छा, एब्सोल्युटली गलती नहीं की। ओके ओके ओके। अच्छा, मैं तो फिर फालतू में अफसोस कर रहा था कि नहीं मैंने क्या मिठाई गलत वैसे ही बोल भेज दिया दूंगा क्या। मैं, ठीक मिठाई है, वैसे ही तो भेज दूंगा, मतलब कोई पूरन बात पूरी नहीं भेज महेश जी, दूंगा आप सबके लिए। आप ये ऐसा तो नहीं क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं कि मिठाई से बच जाएंगे आप? नहीं नहीं, इसी का क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि मैं पूरन पूरी आप सबके लिए भेज रहा हूँ स्टूडियो में। बहुत बढ़िया, ये पूरन पोली सुनिश्चित हो गई आज के लिए, सबके लिए मिलेगी। और मैं तो खैर अब मुंबई आऊंगा तो महेश जी से पर्सनल मिलूंगा, उसके बाद पूरन पोली मुझे भेंट होगी। ठीक है, चलिए कुछ और शेयरों पर व्यू लेते हैं महेश जी से। आज तो देखा जाए तो इन्फोसिस और टेगा, ये दो शेयर फोकस में रहेंगे। लेकिन रेलवे को लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं कि महेश जी फिर से ना ऑर्डर्स की खबर आने लगी हैं। तो रेलवे, कंस्ट्रक्शन, पीएससी, पीएसयूज हम थोड़े एक ही बास्केट में रखते हैं, और हमने देखा भी है कि पैसे वैसे जनरेट करके दिए हैं। आपको लगता है कि रेलवे भी एक अट्रैक्टिव स्पेस है? अगर है तो आपके हिसाब से अब ये मोटा मोटी प्राइवेट और पीएसयू मिला दें तो 10, 11, 12 कंपनीज हैं, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन सी होनी चाहिए? नहीं तो रेलटेल इज अ गुड कंपनी, आरवीएनएल अच्छी कंपनी है, बट आई थिंक टेक्समैको रेल पे आई थिंक एक फोकस रखा जा सकता है, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट हो रही है मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेके, वैगन्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगी देश भर, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इट बट ऑल्सो फ्रॉम अ सर्विसिंग परस्पेक्टिव, आई थिंक टेक्स रेल के पास एक डिसेंट ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ये बढ़ा रहे हैं। हालांकि आई थिंक जो मार्जिन्स रहेंगे ये कहीं ना कहीं कैप हो जाएंगे 11-12% के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन्स का एक प्रदर्शन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाउएवर विद इंक्रीज्ड ऑर्डर फ्लो, बेटर एग्जीक्यूशन, बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हमें लगता है आई थिंक टेक्समैको रेल जैसा स्टॉक एक बेहतर प्रदर्शन दे सकता है। बट रेलटेल, आरबीएनएल, ये स्टॉक्स भी अगर रेलवे स्टॉक्स में एक एक प्ले करना हो तो शायद एक बेहतर प्ले हो सकता है। ये आपके लिए सलाह रेलवे स्पेस में वैसे 2 खबरें आज आई हैं। एक तो ये है कि आरवीएनएल को वेस्ट सेंट्रल रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली इसने उन्होंने लगाई है, और 170 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की वैल्यू है। छोटा सा ऑर्डर यहाँ से मिल सकता है। और जुपिटर वैगन को मिला है रेल मंत्रालय से 113 करोड़ रुपए का ऑर्डर, तो ये भी शेयर फोकस में आज रहने वाला है। एक और कंपनी है मेटल स्पेस में, हालांकि बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करते हैं श्याम मेटलिक्स की, लेकिन क्रैश बैरियर मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने एंट्री की है। अब एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होती है इसको थोड़ा हम विस्तार से आगे समझेंगे, लेकिन ये है कि FY26 तक 8 से 10% मार्केट शेयर का लक्ष्य रखा है श्याम मेटलिक्स ने। 1000 रुपए का इसका 52 वीक हाई है मयूरेश जी, 900 रुपए, 925 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। लोअर लेवल से रिकवरी करने की कोशिश ये कर रहा है। कैसी लगती है आपको कंपनी ये? हालांकि मतलब लिस्टिंग के बाद तो हमने काफी उत्साह देखा था, फिर कहीं ना कहीं ये कंपनी खोस ही गई थी। नहीं, अच्छी कंपनी है। हालांकि आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े महंगे जरूर लग रहे हैं, बट आई थिंक ये पूरा जो खेमा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील थ्रू द इंडक्शन प्रोसेस, और आई थिंक जो एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज है इनके पास, आई थिंक काफी बेहतर माना जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट आउटपुट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, और जो एब्सोल्यूट नंबर्स आ सकते हैं स्पेसिफिकली एबिटा के फ्रंट पर। तो मुझे लगता है आई थिंक इन्होंने जो काफी कुछ डेवलपमेंट्स की हैं इंटरनली, बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट मिक्स को लेके, एज वेल एज देयर प्रोसेसेस दैट दे प्रोबेबली फॉलो, आई थिंक नंबर्स काफी ठीक ठाक रहने चाहिए कंपनी के लिए। आई थिंक ये सेम स्पेस में आई थिंक काफी कंपनीज आर डूइंग अ गुड जॉब। आप प्रकाश इंडस्ट्रीज को देख लें, आई थिंक
उनका जो एक पूरा प्रोसेस है, इंडक्शन से लेके लैडर लैडर रीफाइनेंसिंग, रीफर्नेस को जो एक प्रोसेस है मान के चलते हैं। आई थिंक दीज आर प्रोसेसेस विच विल गेन अ लॉट ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये सारे जो इंडक्शन लेड प्रोसेसेस होते हैं ये ग्रीन प्रोसेसेस माने जाते हैं, एंड ग्रीन इज द थीम गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। तो मुझे लगता है ये पूरा जो खेमा है, Shyam Metallics, Prakash Industries, Gallant Ispat as an example. I think a lot of companies are doing a lot of innovation on this. श्याम मेटलिक्स को लेकर ये व्यू हो गया। और आज हम देखेंगे कि डिफेंस वाले शेयर में फोकस में रहेंगे, क्योंकि भारत डायनेमिक्स को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आई है। हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था, राजेश भोसले ने इसी कंपनी का नाम भी लिया। लेकिन एक और कंपनी आज रडार पर रहेगी, वो है बीईएमएल, जो कि डिफेंस से भी जुड़ी है और रेलवे से भी जुड़ी है। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, डिफेंस पीएसयू बीईएमएल के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही बीईएमएल का जो पीएसयू स्टेटस है उसको मिनी रत्ना से अपग्रेड करके 9 रत्ना कर सकती है। औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के अंदर काफी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इससे संबंधित फैसला लिया जाएगा। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है, वो इससे संबंधित ऐलान कर सकती है। इसके अलावा सूत्र बता रहे हैं कि जो भी कंडीशंस हैं या जो क्राइटेरिया है रेटिंग स्टेटस अपग्रेड के लिए, उसको बीईएमएल फुलफिल कर रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि बीईएमएल का जो बोर्ड है उसको फाइनेंशियल और ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा। 1000 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। जाहिर तौर पे कंपनी अपनी मर्जी से जो इस लिमिट तक जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है उससे संबंधित फैसले ले सकती है। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार दरअसल जो रत्ना कैटेगराइजेशन है और उसकी जो क्राइटेरिया है उसकी समीक्षा कर रही है और इसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। दरअसल रत्ना कैटेगराइजेशन के लिए कुछ और कंडीशंस जोड़े जा सकते हैं ताकि जो सीपीएसईज है उसको ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए, ताकि वो रत्ना स्टेटस के हिसाब से परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे कंडीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं। अगर कोई सीपीएसई अगर जिस तरीके का स्टेटस उसको मिला है, अगर उस स्टेटस के हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं रहता है तो उसके स्टेटस को डाउनग्रेड भी किया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव है जिस पर कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के आखिर तक इस पर फैसला हो जाए। ठीक है, 9 रत्न स्टेटस मिल जाएगा और सरकार ये पूरा जो रत्न कैटेगराइजेशन है ना उसकी भी समीक्षा कर रही है कि अगर उनका दर्जा बढ़ाया जाए ना तो उनकी जवाबदेही भी तय की जाए और अगर उस हिसाब से प्रदर्शन ना हो तो उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए दर्जे को। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है। वैसे ऑपरेशनल फ्रीडम मिल जाती है। 1000 करोड़ के निवेश करने के लिए आपको सरकार से नहीं पूछना पड़ता है, तो बोर्ड थोड़ा ज़्यादा इंपावर हो जाता है, तो कंपनी के फैसलों में तेज़ी आती है और फिर हम देखते हैं कि शेयर में थोड़ा रिफ्लेक्शन उसका आता ही आता है। तो ये बीईएमएल का शेयर भी आज फोकस में रहेगा। एक इस पर व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ तो ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार जरा बीईएमएल पर राय दीजिए, कैसा लग रहा है आपको शेयर ये चार्ट पर, और जरा अपने पिक्स भी आप शेयर कीजिए कि आज आप कहां पर बुलिश हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। तो पहले हम बीईएमएल की बात कर लेते हैं। शेयर का ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छा है, अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, नथिंग टू बैड ईदर, बस एक ब्रेकआउट अवेटेड है इसका रेंज से। आई थिंक ये शेयर एक बार 4200 का आंकड़ा पार करता है तो इसके बाद एक 4500 से 4700 की रेंज की एक स्मूथ सेलिंग हमें देखने में मिल जाएगी आने वाले कपल ऑफ वीक्स में। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट के ऊपर बाय की सलाह रहेगी। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3900 के अराउंड। अब मैं अपना स्टॉक रिकमेंडेशंस भी बता देता हूँ। पहला शेयर जो आज मैंने चुना है वो फार्मा स्पेस का है, दिग्गज कंपनी डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के अंदर एक हायर लेवल पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है जो कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव को सजेस्ट करता है। करंट लेवल पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस भी बहुत ही नजदीक है, 1280 रुपए का स्टॉप सजेस्ट कर रहा हूँ एंड 1360 तक के टारगेट्स आने वाले कुछ दिनों में अचीव होने की मुझे उम्मीद है। दूसरा स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस का वन ऑफ माय फेवरेट पिक है, दैट इज कैनरा बैंक।
करंट लेवल पे बाई की सलाह है, लगभग 110 के अराउंड चल रहा है। अगेन स्टॉप लॉस लेवल इसका भी बहुत ही नजदीक है, 107 का स्टॉप लगा के बाई कर सकते हैं। 118 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले हफ्ते 10 दिन में। ठीक है, ये दो शेयर हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब भी फोकस पर हैं। 1360 का टारगेट, 1280 रुपए का स्टॉप लॉस भोरो जी की तरफ से। और दूसरा जो शेयर है वो है कैनरा बैंक का, तो एक फार्मा का एक फाइनेंशियल का। 118 के टारगेट के लिए 107 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। कल के सत्र में हमने देखा था कि सरकारी बैंक में बड़ी जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ था और बीएमएल के लिए 4500 रुपए के पोजिशनल टारगेट, 3900 रुपए का स्टॉप लॉस आपके लिए होगा। लेकिन आज 9 शेयर जो आपके रडार पर होनी चाहिए वो कौन से हैं? 9 के नौरत की पूरी सूची लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे हैं तैयार। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है बड़ी एक्विजिशन जो टेगा इंडस्ट्रीज है उसको लेके हुई है। मॉलिकॉप को जो है उन्होंने अक्वायर किया है, $1.5 बिलियन का जो है टोटल एक्विजिशन आया है। वैल्यूएशन लेकिन सस्ते में एक्विजिशन हुई है, बट स्ट्रीट कंसर्न है कि डेट लेवल्स भी जो है इस नई एक्विजिशन कंपनी मॉलिकॉप के पास है, तो किस तरह पे आउट आती है इस एक्विजिशन पे, उस पर भी थोड़ी सवाल रहेगी। तो नेट ये न्यूट्रल हो जाता है। डॉक्टर रेड्डीज लगभग स्टोगरन को $50.5 मिलियन की जो है एक्विजिशन होने वाली है, जहाँ पे 18 मार्केट्स में जो है बढ़ने वाले हैं। एशिया स्पेसिफिक हुआ या यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ अफ्रीका। शिपिंग कॉरपोरेशन फिजिकल डिलीवरी लेने वाले एक सेकेंड हैंड लार्ज गैस कैरियर के लिए स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। वही RVNL को 170 करोड़ रुपए का जो है L1 बिडर बने हैं वेस्टर्न कोस्ट रेलवेज के लिए, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। बाइकॉन की बात करें तो इन्होंने पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है यूएस में इनॉग्रेट किया है, स्टॉक के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। माजगांव डॉक के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, कंपनी कह रही है कि नेगोशिएशन इंडियन नेवी के साथ स्टार्ट हो गया है सबमरीन प्रोजेक्ट P75 यानी कि द जर्मन सबमरीन ऑर्डर पे, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। जुपिटर वैगन को लेटर ऑफ ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से 113 करोड़ रुपए के लिए, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं एक अच्छी अप मूव दे सकता है स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। वारी विक्रम सोलर प्रीमियर एनर्जीज के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, जहां पे रिपोर्ट्स आ रही ETC की रूल्स में बदलाव आ सकता है ALMM का। उसके कारण जो है लगभग आप कह सकते हैं कि जो 72,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थोड़े दिन के लिए रुक सकते हैं, स्टॉल हो सकते हैं। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज कोल इंडिया पे नज़र रखिएगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस थोड़ा घटा दिया है, 450 कर दिया, 480 है, लेकिन मेंटेन बाई रखा गया है। वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी मॉडेस्ट रहेगी, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म थर्मल पावर डोमिनेंस रहने वाला है और थोड़ी सी अर्निंग्स प्रेशर विद साल 2026 में दिखेगा। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको एक्शन दिखेगा। की सूची मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी की राय कोल इंडिया पर, हालांकि लक्ष्य को घटा दिया गया है। इन तमाम स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। बाजार बस खुलने ही वाला है। हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कुणाल परार है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग कुणाल, आपके ट्रेडिंग आइडिया से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। एंड ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो 2 स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है NBCC। कल के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक ने हमें दिखाई है और आज के दिन में भी स्टॉक 106 105 के अराउंड ही ओपन हो रहा है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है उस ब्रेकआउट का डेफिनेटली एक बेनिफिट लेना चाहिए। स्टॉक में पोजीशन बना के 106 के अराउंड ये स्टॉक ओपन हो रहा है, 106 पे ही हम खरीदारी करके चलेंगे। ऐसे हमारा जो होगा वो 100 रुपीज का होगा। और टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, इमीडिएट टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो टारगेट हमारा 111 का होगा। और 111 जैसे ही ब्रेक होता है अच्छी खासी रैली हमें आने वाले दिनों में ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जहां पे ये स्टॉक हमें 118 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो सबसे पहला जो स्टॉक होगा वो रहेगा NBCC रहेगा। एंड दूसरे स्टॉक की बात करें तो जिस हिसाब से मोमेंटम हमें दूसरे स्टॉक में देखने को मिल रही है, जो स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी वो रहेगा PNB हाउसिंग। अब देखिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम PNB हाउसिंग में हमें देखने को मिली है। 815 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और लोअर लेवल पे हम जो यहाँ पे SL मेंटेन करके चलेंगे वो 790 का होगा, 790 का होगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट हमें 834 का देखने को मिल सकता है और 834 जैसे ही ब्रेक होता है 865 तक के भी अल्टीमेट टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो 2 स्टॉक रहेंगे NBCC और PNB हाउसिंग। ठीक है कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। PNB हाउसिंग और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनी ही NBCC
सरकारी एक बैंक और एक सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इस पर है कुणाल जी का भरोसा। लेकिन एक बार फटाफट जरा ना ओरेकल फाइनेंशियल का शेयर लेकर आइए। कल की तगड़ी रैली के बाद, कल 10% चलने के बाद आज फिर से ये शेयर दिखाई दे रहा है प्री ओपन में करीब करीब 8% ऊपर खुलने के संकेत हैं। और हो भी क्यों ना, अगर पेरेंट कंपनी अगर एक दिन में 38% चल रही है, AI क्लाउड इंफ्रा के कारोबार के अपबीट गाइडेंस को लेकर, तो ये भी चलना चाहिए। देखिए 7% ऊपर है। और ओरेकल फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे 52 वीक के नजरिए से आप देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा नेट नीचे दिखाई देगा। लेकिन अब ये पूरी भरपाई करने की तैयारी में शेयर दिखाई दे रहा है। कल की बड़ी तेजी और आज फिर से एक बड़ी तेजी हम ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर में देखेंगे। तो जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं था कल तक, मतलब परसों शाम तक, वो थोड़े से अफसोस कर रहे होंगे कि ओरेकल फाइनेंशियल उन्होंने क्यों नहीं खरीदा था, क्योंकि 2 सत्र में अगर आप देखेंगे तो करीब 18% के आसपास की तेजी शेयर में हो गई है। बाजार की बात करें, हल्की सी गिरावट पर शुरुआत होने के संकेत हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए 6 दिन की तेजी हो गई है। 6 दिन में निफ्टी करीब 1.5% चला है। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 350 पॉइंट के 400 पॉइंट की तेजी निफ्टी में हुई थी। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 800 अंकों के आसपास की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी थी। तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होगी, देखते हैं कि क्या चर्निंग होती है। हालांकि आईटी वाले शेयर आज फिर से हमारे रडार पर बने रहेंगे। शुरुआत हो गई है, 11 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा, 50 अंक नीचे निफ्टी बैंक, निफ्टी हरे निशान में आने की तैयारी। तो कन्विक्शन है। पहले क्या था कि पहले ऊपरी स्तरों पर में कन्विक्शन का अभाव दिखता था। बाजार अगर कमजोर खुलता था तो वीकनेस बढ़ जाती थी। अभी देखिए कमजोर खुला लेकिन ऊपर आने की हम देखने की कोशिश करेगा। इंट्राडे में आप देखेंगे निफ्टी को हरे निशान में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत चर्निंग होगी, थोड़ी बहुत पोजीशन इधर से उधर होगी। देखिए एक बार थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं मार्केट को। सेंसेक्स की जो गिरावट है 30 अंकों की है। और अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे 60 अंक की गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर, 480 शेयर कमजोर तो 1200 शेयर मजबूत। काफी बेहतरीन हम देख रहे हैं एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। इंडिया विक्स में हल्की तेजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10.5 का है इंडिया विक्स। बाजार को सपोर्ट कहां से मिल रहा है? देखिए सरकारी शेयर आज फोर फ्रंट पर आपको दिखाई देंगे कल की तरह आज भी। एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएल, एसबीआई, ये तमाम शेयर आज बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और इटर्नल का शेयर कल कमजोर था। इटर्नल में आज हम देख रहे हैं कि 1% की तेजी है। अडानी पोर्ट्स 1% ऊपर है और निफ्टी में 2 ऐसे शेयर हैं जहां पर हम 1% से ज्यादा की तेजी देख रहे हैं। आईटी में कल की तगड़ी रैली के बाद, क्योंकि इंडेक्स हमने देखा कि 4.5% चल गया था आईटी का, 5% के आसपास का। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग हो रही है। विप्रो कमजोर है। आज बोर्ड बैठक से पहले बायबैक से इन्फोसिस का शेयर करीब 1% कमजोर है। अब नजर ये होगी कि बायबैक का साइज क्या आता है, कितने प्रीमियम पर बायबैक आता है, उसके हिसाब से फिर निवेशकों का रुझान उसमें पता चलेगा। तो थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा कॉशियस अप्रोच हो रहा है। एचडीएफसी बैंक कमजोर आज दिखाई दे रहा है दिग्गजों में। इसके अलावा ट्रेंड कमजोर है। ट्रेंड कल हम तेजी देख रहे थे। टेक महिंद्रा का शेयर भी कमजोर है। तो आईटी और हम देख रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल ये बाजार पर थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें आप इंश्योरेंस को भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के लिए जो खबर थी हम देख रहे हैं कि ये 0.5% की गिरावट पर शुरुआत हुई है, लेकिन तेजी कहां पर है? ओरेकल फाइनेंस कल की तेजी के बाद आज प्री ओपन में करीब 7% ऊपर था, लेकिन उतना ऊपर अभी नहीं है। 3.5% की तेजी फिर भी है और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में आपको ये शामिल होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ल्यूपिन ऊपर है। फार्मा में अरविंदो फार्मा के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। एनर्जी बास्केट में गेल के शेयर में तेजी है। आईजीएल ऊपर आपको कारोबार करता दिखाई देगा। एनएचपीसी में तेजी है। बायकॉन के लिए एक अच्छी खबर थी, बायकॉन के शेयर में 1% के आसपास की तेजी पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ा बाजार का ना मूड जो है थोड़ा मिक्स्ड है। देखते हैं, मुझे लगता है कि लोअर लेवल से थोड़ी सी ना पुल बैक आएगा बाजार में। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज नीचे अगर आता है ना तो आपके लिए बिल्कुल बाइंग का मौका है, कोई दो राय नहीं है। बाय ऑन डिप्स कीजिए, ये वैसा बाजार है। 24,800 तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं निफ्टी में। और निफ्टी भी लगता नहीं कि 54,000 के लेवल को अब छोड़ने के लिए रेडी है। एक बार जरा इंडाइसेस चेक कर लेते हैं कि आज क्या तस्वीर बन रही है ओवरऑल बाजार की। जहां से सपोर्ट है, ऑयल एंड गैस से सपोर्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, आईजीएल, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। फार्मा में तेजी है 0.5% की। पीएससी जो इंडेक्स है निफ्टी का, वहां पर 0.5% का उछाल है, क्योंकि अच्छी खबरें भी आई हैं और सरकारी शेयर चल भी रहे हैं। तो ये कुछ सेगमेंट हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन
अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे 0.25% के गेंस वहां पर है, और मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी 0.25% से थोड़े से कम के गेंस है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, लेकिन दिग्गजों में प्रेशर है कहां से? साफ तौर पर आईटी चला जबरदस्त तरीके से, तो आज हम देख रहे हैं कि नरमी है, लेकिन नरमी आधे % से भी कम की है। प्राइवेट बैंक सपाट कारोबार कर रहे हैं। बस यही है, बाकी बाजार में कोई चिंता की बात नहीं है। और यही आप देखिए, हमने कहा कि बाउंस बैक करेगा, हरे निशान में आएगा। आ भी गया निफ्टी, आप देखेंगे 20 अंकों पर निफ्टी आपको दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी रह गई है सिर्फ 25 अंकों के आसपास की रह गई है। आज के जो मेगा स्टार है बाजार के, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं कि कहां पर ज्यादा रौनक है, कहां पर थोड़ी सी कमजोरी है। इंडो काउंट कल भी हमने देखा चलते हुए, आज भी 8% ऊपर है। इंडिगो रेमेडीज करीब 4% ऊपर है। अरविंदो फार्मा 4% ऊपर है। सरकारी कंपनीज में हम देख रहे हैं कि गेल, आईजीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन में 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती पर आप कारोबार होते हुए देखेंगे। एनबीसीसी हमारे एक्सपर्ट्स ने भी सुझाया, कुणाल जी ने, करीब 2% ऊपर से शुरुआत की है। जी एंटरटेनमेंट थोड़ा शेयर ये कमजोर हुआ था पिछले दिनों, 2% के आसपास की तेजी इसमें है। सीमेंस एक ये प्ले होगा आपके लिए कैपिटल गुड्स में, यहां पर हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। नरमी कहां पर है? जो शेयर कल बहुत तेज भागे थे, जैसे कि श्रिम्प ऑयल स्टॉक्स, अवंती फीड्स, आज थोड़ा नरम है, 3% नीचे ये है। वर्धमान टेक्सटाइल खूब चला कल, आज 3% के आसपास की गिरावट इसमें है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर एक हल्की से नेगेटिव खबर आई थी, ये शेयर करीब 2% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और बाकी वेल्समन लिविंग कमजोर है, परसिस्टेंट में 1.5% गिरावट है। तो वही शेयर कमजोर दिखाई देंगे जो कल चले बहुत हैं। अदरवाइज कोई बाजार में दिक्कत की बात नहीं है। सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे ये समझते हैं कि बाजार में अभी कहां पर बन रहे हैं शानदार ओपनिंग ट्रेड के मौके। बटा हुआ कामकाज, बाजार की शुरुआत होती हुई फार्मा स्पेस आज डिफेंसिव बाजार को संभालने का काम कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको मिलेंगे। 25,000 के लेवल्स को टच बेस किया है। शुरुआत भले ही हमने धीमी की हो, लेकिन वहां से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता हुआ निफ्टी। आइए समझते हैं इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं। गौरव, टू स्टार्ट विथ यू, बताएं ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे और मार्केट की शुरुआत पर आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या होंगे? ओपनिंग मूव अच्छा आया है। बाजार 25,000 के आंकड़े के ऊपर आ गया है। कल का लेवल एक बार पास होगा 25,050 का, तो बाजार और हायर लेवल्स की तरफ अग्रसर होगा। 25,125, 25,150 आज के लिए अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, मैंने ऑलरेडी कैनरा बैंक पे एक बाय पोजीशन सजेस्ट की है आज। अदर पीएसयू बैंक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इनकी प्लेसमेंट स्ट्रांग है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले एक आध दिन में और ये बाइंग कंटिन्यू करेगी। तो अगर किसी ने मिस आउट कर दिया है तो वो करंट लेवल पे भी इन बैंक्स को कंसिडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स पर फोकस है। बाजार खुलने से पहले भी गौरव ने अपनी राय दी थी और बाजार खुलने के साथ साथ स्टॉक में रिएक्शन भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अच्छी शुरुआत, 25,000 के पार इस वक्त, तो वापस से कल सिर्फ 25,000 के लेवल्स। और आज सुबह सुबह जब स्ट्रैटेजी में आपको बता रहे थे सरजीत मंगत, जब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये कहा था कि 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल, इस पर नजर रखेंगे और इससे आगे कन्विक्शन जो है वो और बढ़ता दिखेगा। चलिए, इन स्तरों को तो आज भी हम टच बेस कर रहे हैं। कुणाल, आप बताएं बाजार की शुरुआत में आप की नजर कहाँ पर है, कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को आप? ओपनिंग फिलहाल थोड़ी सी नर्वस है। 30 पॉइंट के मोमेंटम के साथ फिलहाल निफ्टी ट्रेड हो रही है। एंड अगर 25,000 के ऊपर अगर आज क्लोज आता है तो फिर आने वाले दिनों में 25,200 तक की भी लेवल हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग की बात करें, स्टॉक की बात करें तो इटर्नल पे फिलहाल फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। आजकल ये दिन आजकल में ये स्टॉक, मतलब आप देखो बहुत फैंसी स्टॉक रहा है, मतलब फ्लेवर में रहा है, सबके फेवर में भी है स्टॉक। तो मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, एक बार इटर्नल पे फोकस करके चलना चाहिए। 331 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और 322 का हम यहाँ पे एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ऊपरी लेवल पे 338 का लेवल है, एज अ टारगेट हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 350 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली इटर्नल पे यहाँ पे ट्रेड करके चलने का बनेगा हमारा। फूड डिलीवरी स्पेस, इटर्नल, स्विगी लगातार फोकस रेडार पर, और इसमें आज कन्विक्शन इटर्नल पर कुणाल परार का यहां से फर्दर अपसाइड नजर आती है। 331 के स्तरों पर 2.25% की मजबूती है। 338 पहला, दूसरे 350 यानी कि 350 का टारगेट हो मानकर चल रहे हैं। 322 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। इस बीच बैंक निफ्टी पर एक नजर होनी चाहिए। निफ्टी तो देखिए शुरुआत हमने धीमी देखी, उसके ठीक तुरंत बाद
विद इन मिनट्स हमने देखा 25,000 के लेवल को टच बेस कर लिया। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में लौटता हुआ 54,549 के लेवल्स पर मजबूती वहां पर भी। तो एब्सोल्युटली मार्केट खुलने के ठीक साथ साथ बेंचमार्क इंडेक्सेस जो हैं वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पकड़ कर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए इस वक्त बारिंग आईटी सेक्टर, लगभग सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज और खरीदारी के स्तर हैं। फार्मा ऑन टॉप ऑफ इट, फार्मा और एनर्जी स्पेस से आउट परफॉर्मेंस। एनी थीम्स जो आपके फोकस रेडार पर हैं? नहीं तो मॉर्निंग मानसी, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल थीम्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स जैसे आपने अभी बात की, आई थिंक वो हमारे रडार पे जरूर है। शारदा एनर्जी इज वन स्टॉक दैट वी हैव एडेड टू आवर पोर्टफोलियोज। आई थिंक एक जो ये पूरा पैलेट स्पॉन्ज आयन से एक पूरी एनर्जी स्पेस में जो ये फोरे कर रहे हैं एसकेएस पावर के एक्विजिशन के बाद, हमें लगता है आई थिंक दिस विल स्टार्ट यील्डिंग सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मार्जिन्स को लेके, बॉटम लाइन ग्रोथ को लेके। और इसलिए आई थिंक हमें एनर्जी एज अ वर्टिकल काफी पसंद आ रहा है। एक दूसरा स्टॉक हमारे जो वॉच लिस्ट पे है वो है नेबली लिग्नाइट। हमें लगता है एनएलसी इंडिया में जो टारगेट्स रखे गए हैं, आई थिंक जो नंबर्स Q1 में आए थे और जो एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं स्पेसिफिकली ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, इनफैक्ट अगर FY27 की भी बात करें एनएलसी इंडिया की, तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम 38% मार्जिन्स दे आर लुकिंग एट ऑलमोस्ट 43-44% मार्जिन्स। ये कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं माइनिंग की, बोथ लिग्नाइट एंड कोल, यानी जो 50 MTPA है वो 100 MTPA तक लेके जाएंगे। जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है ये जो लगभग 1500 मेगावाट की है वो 10,000 मेगावाट की हो जाएगी। थर्मल कैपेसिटी जो लगभग 5,300 मेगावाट की है वो 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। और इसलिए आई थिंक एक ट्रांजिशन जो होगा अपार्ट फ्रॉम कोल माइनिंग और जो नए बिजनेस सेगमेंट्स में घुस रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज वर्टिकल हुआ, हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे आई थिंक जो एक केपेक्स होगा एनर्जी स्ट्रोक न्यू वर्टिकल्स ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डिविडेंड यील्ड 1.25 से 1.5% के आसपास है, प्राइस टू बुक पे लगभग 1.25 टाइम्स पे चल रही है, नवरत्न का स्टेटस है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है थिंक इफ दे आर एबल टू अचीव दीज नंबर, जो हो सकता है बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्सपेंशन, वॉल्यूम ग्रोथ, renewable expansion, better margins. I think you are getting a stock at very, very reasonable valuations with a very strong balance sheet at the time. कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स एंड साथ साथ रैशनल के साथ दो शेयर्स मयूरेश के भी फोकस रेडार पर, रादर थीम एनर्जी थीम पर भी फोकस है, एनएलसी इंडस्ट्रीज और साथ ही शारदा एनर्जी। ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स मजबूती के साथ हम देख रहे हैं तेजी की तरफ बढ़ते हुए स्टॉक्स, यहाँ से फर्दर अपसाइड बिल्कुल एंटिसिपेट की जा रही हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम बाजार की शुरुआत जहाँ हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पर बेंचमार्क्स जहाँ पर खड़े हैं, लार्जर प्लेयर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें एसबीआई, रिलायंस, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स एंड आईटीसी, ये 5 बड़े खिलाड़ी हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट को। और ऑन दी फ्लिप साइड अगर देखेंगे इन्फोसिस, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो और एसबीआई लाइफ से बिकवाली यानी कि गिरावट हाथ लगी है। रिलायंस पर एक टेक गौरव आपसे जानना चाहूंगी। हम देख रहे हैं रिलायंस में लगातार स्लो एंड इवेंचुअल लेकिन हर सेशन में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कामकाज है, 0.5% या उससे कम ही सही, लेकिन इस वक्त भी गेंस के साथ खुलता हुआ ये स्टॉक 1382 के लेवल्स पर, यहाँ पर टेक्निकली राय क्या होगी? मानसी, टेक्निकली और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी भी शेयर साइडवेज है। रिलायंस को अगर देखना है तो हमें थोड़ा सा नजरिया अपना बड़ा करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव रखना पड़ेगा, कपल ऑफ मंथ्स टू लॉन्ग टर्म का। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शेयर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, रिट्रेसमेंट रीजनेबल हो चुकी है, यहाँ से ऊपर चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ब्राइट है। लेकिन वो 2 दिन में चलेगा, 5 दिन में चलेगा, दैट स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए देखें तो लेवल्स अच्छे हैं, इंप्रेसिव हैं, और शेयर की जिस हिसाब से प्लेसमेंट है, जिन लेवल्स पे शेयर खड़ा हुआ है, यहाँ से एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी ब्राइट है। 1500 तक, 1550 तक का लेवल आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक आ जाएगा वापस। जी बिल्कुल। स्टॉप लॉस क्या रहेगा गौरव? स्टॉप लॉस भी इसके अंदर के खास दूर नहीं है, 1320 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, 1320 का स्टॉप लॉस रहेगा रिलायंस के प्रति। वही 1380 to 1410 के बीच जो है जायरेट कर रहा है बहुत दिनों से रिलायंस का स्टॉक प्राइस।
लेकिन ऑयल गैस सेगमेंट में भी जो है अपमूव आ रही है और यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ ब्रोकरेज टेक्स भी है। लेकिन एक बार गेल की स्टॉक को फायर करें, स्टॉक लगभग 2% का उछाल जो है देखने मिल रहा है। चेन्नई पेट्रोकेम में भी मूव आ रहे हैं और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में भी जो है एक अप मूव आ रहा है। गेल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही स्टॉक्स को एक बार नज़र पे डालें। कुणाल, आप कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड बन रहा है? बहुत शॉर्ट टर्म ही होगा जो होगा। गेल देखिए डेज हाई पे आ गया, लगभग 2.5% के ऊपर है और बढ़ते ही जा रहा है। ज़रा बताएं यहाँ से ये अप मूव जो है लगता है सस्टेन कर सकता है अब, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए बताएं, बिकॉज ये काउंटर्स रिवर्स भी बहुत जल्दी कर जाते हैं। गेल की बात करें आज के दिन में तो नो डाउट 2.5% की एक अपसाइड की मोमेंटम हमें पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। स्टॉक फिलहाल 178.50 के अराउंड है और मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव लेवल नहीं दे सकता क्योंकि ये है ऐसे लो बीटा स्टॉक और यहाँ पे मोमेंटम जो है वो हमें स्लो देखने को मिलती है। सो मैं कहूँगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग ना करके अगर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 196 to 205 तक के लेवल दिखा सकता है। सो जो व्यू बनेगा वो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। पोर्टफोलियो में अगर डाइवर्सिफिकेशन करना है, आई थिंक दिस वुड बी द प्रॉपर कैंडिडेट और एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। सो डबल बेनिफिट यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल ग्रोथ। जी बिल्कुल। तो गेल इंडिया जो है लॉन्ग टर्म बेट रहेगा और इसमें एक डिविडेंड एंगल भी है। मयूरेश, आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा जिस तरह आपने जो है PSU बैंक्स के बारे में बताया था और हम डिस्कस भी कर रहे थे शो खुलने के पहले, और देखिए अच्छी अपमूव भी आ रही है। शायद एक करेक्शन भी है एनर्जी स्पेस में। मयूरेश ने 2 शेयर्स हमें सुझाया, इसमें NLC इंडिया पर उनकी राय थी। 2% का अपसर्ज है। NLC इंडिया की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। NLC इंडिया तो है ही, लेकिन PSU बैंक्स पे भी जो था आया था थोड़ा कॉल। लेकिन चलिए एक बार इस स्टॉक पे एक बार नज़र डाल देते हैं। ये है औरोबिंदो फार्मा। अब आपको लग रहा होगा कि औरोबिंदो फार्मा में इतनी बड़ी उछाल क्यों आई है। याद रखिए 20 अगस्त को जो था एक अनाउंसमेंट आया था कि शायद ये जेंटीवा को अक्वायर कर सकते हैं $5.5 बिलियन पे। बाहर की ड्रग की कंपनी है, लेकिन उस दिन 4% स्टॉक गिर गया था। अब देखें तो कोई दूसरा प्लेयर, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर जो है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो अक्वायर करेगा, तो इसके कारण औरोबिंदो फार्मा में वापस वो स्पाइक आ रहा है। स्टॉक लगभग 3% हाई जो है खुला था। आप सबसे पहले मयूरेश, औरोबिंदो फार्मा पे आपकी राय लेना चाहेंगे। कुछ फिजूल का बड़ा एक्विजिशन नहीं आने वाला है। फार्मा स्पेस अभी भी डिसेंट ही है। टैरिफ्स के जो है जो भी बातचीत चल रही है उस पर तो अपमूव है। कंपनी अच्छा है। क्या लगता है अहम क्या ट्रिगर होगा? एक छोटा ओवरहैंग तो चला गया, इसलिए आज स्टॉक आप 3% ऊपर देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा कैसा लग रहा है आपको मयूरेश? आई थिंक विद इन द स्पेस शरद, आई थिंक जो ये डेवलपमेंट्स कर रहे हैं स्पेसिफिकली, आई थिंक एक पाइपलाइन बनाने के लिए काफी कंपनीज आई थिंक मेहनत कर रही है इस पे। सन इज क्रिएटिंग अ वेरी डिसेंट स्पेशलिटी पाइपलाइन पोर्टफोलियो। डॉक्टर रेड्डीज न्यूट्रास्यूटिकल्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बायोसिमिलर्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और इसलिए आई थिंक एक नीश ऑफरिंग जो एक कंपनी दे सकती है। इसके 2 एडवांटेज रहेंगे डिस्टिंक्टिवली कंपनीज के लिए। एक आई थिंक एक जो रेवेन्यू एक्सक्लूसिविटी रहती है फॉर नीश लॉन्चेस, ये इनके साथ रहती है विद बेटर एबिटा मार्जिन्स। और दूसरा आई थिंक जैसे ये रीइन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं R&D थ्रू नए प्रोडक्ट इनोवेशन में, ऑब्वियसली इट एड्स देयर ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्योंकि जेनेरिक काइंड ऑफ बिजनेस में काफी कमोडिटाइज बिजनेस हो गया है जहाँ पे मार्जिन डिटोरिएशन और एक मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप बहुत कम रह जाता है। तो कैसे ये कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकती है टू इंश्योर कि जो फेज 1, 2, 3 ट्रायल्स में से एक सक्सेसफुल कमीशनिंग हो जाए या एक लॉन्च हो जाए, एंड देन आफ्टर दैट प्रोबेबली जस्ट मोनेटाइज ऑन दैट एस्पेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले और इसलिए टाइमलाइंस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऑब्वियसली FDA कंसर्न्स ये सेक्टर के लिए अभी भी आई थिंक एक ओवरहैंग बनी हुई है काफी स्टॉक्स के लिए, कुछ प्लांट्स के ऊपर। बट आई थिंक जैसे रेजोल्यूशंस आते रहेंगे और जैसे ये लॉन्चेस होती रहेंगी, मुझे लगता है कि एक रेवेन्यू पाइपलाइन का एक रिसेंट फोरकास्ट आप कर सकते हैं। आई थिंक जिनके पास औरोबिंदो, सन जैसे स्टॉक्स हैं, थोड़ी दिक्कतें शॉर्ट टर्म से जरूर रह सकती है, बट लॉन्गर टर्म होराइजन अज्यूमिंग ऑफ दीज फैक्टर्स गोइंग इन देयर फेवर शायद बेहतर रह सकते हैं। और जिनके पास ये स्टॉक्स हैं बिल्कुल विद लॉन्ग टर्म होराइजन बने रह सकते। ठीक है, अरविंदो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहें। मयूरेश जी, आपको हम अलविदा कहें। एक स्टॉक पर आप जरा राय और देते हुए जाइए।
वो है SBI कार्ड्स का। हमने देखा कि जून में भाव करीब 1000 रुपए के आसपास थे, वहाँ से 20-25% की एक स्ट्रेट फॉल आई, 800 रुपये के नीचे भी शेयर गया। और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सत्र से ये शेयर चल रहा है। अब तो फेस्टिवल वाली बाइंग होगी और निश्चित तौर पर NBFCs के लिए तो काफ़ी फायदे की चीज़ है। GST रिलेटेड भी अगर कोई चीज़ें जो बाइंग होने वाली है उसमें तो काफ़ी बड़ा योगदान होगा क्रेडिट कार्ड कंपनीज का। आप ज़रा बताएंगे कि SBI कार्ड क्या सही प्राइस पॉइंट पर है और 1000 रुपये वाले भाव के लिए कम से कम यहाँ से बेट करें अगले 3-4 महीने? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आई थिंक जो अजम्पशन अभिषेक जी आप लगा रहे हैं, आई थिंक पूरा बाजार भी वही अनुमान लगा रहा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स को लेके एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी जा सकती है, स्पेसिफिकली आफ्टर GST रैशनलाइजेशन। However, I think जैसे नंबर्स अब तक आए थे SBI कार्ड्स के, आई थिंक उत्साहजनक नहीं थे। एंड वन थिंग टू बी नोटेड इज कि ये पूरा जो बिजनेस होता है ये अनसिक्योर्ड बिजनेस होता है, जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लेंडिंग कैसे करते हैं, किस पैरामीटर्स पे लेंड करते हैं गोइंग फॉरवर्ड, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ न्यू कार्ड इशुएंसेस। हालांकि आई थिंक काफी चेक्स एंड बैलेंसेस अभी हो गए हैं ये सिस्टम में। सिविल स्कोर से लेके काफी कुछ मॉनिटर या मैप किया जाता है, रिवॉल्वर रेट देखे जाते हैं in terms of delinquencies या default perspectives. But कहीं ना कहीं yes, I think अगर एक momentum खेलना है in terms of expectations of how growth can come through, specifically consumer durable या lending segment में, I think एक proxy जरूर हो सकती है। हालांकि competition जबरदस्त है, I think काफी banks के credit card departments are trying to push credit cards. But अगर एक best play खेलना है, अगर एक safety के हिसाब से और quality के हिसाब से खेलना है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक बजाज फाइनेंस इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी है। एक ऑल्टरनेटिव है, डिसेंट मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा किया नहीं है। तो एक ऑल्टरनेट प्रॉक्सी अगर मैं सुझाना चाहूँ तो SBI कार्ड्स फॉर दिस एंटायर लेंडिंग मैकेनिज्म बजाज फाइनेंस। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बजाज फाइनेंस हमने देखा कि जब इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, भाव 9,500 से घट के 950 रह गए और उसके बाद हमने 900 रुपये के भी नीचे जाते हुए देखा शेयर को। लेकिन मोमेंटम अच्छा बना है। पिछले अगर महीने भर की बात करें तो 10-11% के आसपास की तेज़ी आ गई है। तो बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ना बेटर प्लेस्ड है। क्रेडिट कार्ड वाले में थोड़ी सी चैलेंज तो होते हैं, रिकवरी वगैरह को लेकर तमाम चीज़ें, और कॉम्पिटिशन सही करें मेरे जी थोड़ा सा स्टिफ है। बजाज फाइनेंस एक आकर्षक बेट है, थोड़ा प्रॉक्सी प्ले है अगर इसी स्पेस में आपको कुछ लेना है तो। मेरे जी बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर बहुत ही गहराई से अपने विचार रखने के लिए, हमारे दर्शकों की कमाई बढ़ाने के लिए और उनका ज्ञान वर्धन करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गौरव जी, इटर्नल हम देख रहे हैं कि अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास जाकर बार बार पहुंच रहा है। थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है लेकिन इंटेंट दिखा रहा है शेयर, और 330 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। और आज अगर हम देखेंगे तो ये निफ्टी का टॉप गेनर भी है इटर्नल में नई तेजी करनी है। आपको लग रहा है कि एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है शेयर में? आई थिंक अच्छी खासी एक्साइटमेंट इसमें चली रही है। जो अभी लास्ट क्वार्टर के इन्होंने नतीजे पोस्ट किए उसके बाद से जिस प्रकार के ब्लिंकिट के फिगर्स पोस्ट किए हैं, अपने नतीजों में 70% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और तब से इसके अंदर एक अच्छी बाइंग देखने में मिल रही है। अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी करूं तो भी अच्छा लग रहा है, करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। तो अगर 2-4 दिन के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी करना चाहें तो भी स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा और उसके हिसाब से बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। पैनल पर लगातार फोकस है और इस पर लगातार एक्सपर्ट के कमेंट्स भी आते हुए ब्रोकरेज नोट्स भी आए थे पिछले दिनों। प्लेटफॉर्म फीस में भी इन फूड डिलीवरी स्पेस बोथ इटर्नल एंड स्विगी ने बढ़ोतरी की, जिसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर भी ये एक्शन में है, लगातार फोकस रेडार पर है। ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर कुणाल एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। चेन्नई पेट्रो के स्टॉक को देखें, करीब 4% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और इसके साथ साथ MRPL पर भी एक बार नजर डालते हैं। चेन्नई पेट्रो में 750 के लेवल्स हैं और 4% की मजबूती नजर आ रही है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स MRPL पर भी एक टेक होना चाहिए। 1.5 से 2% की तेजी, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का भी हुआ है ये स्टॉक, लेकिन दोनों ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर कुणाल आपका टेक? तो चेन्नई पेट्रो काफ़ी एक अच्छा चार्ट है इन दोनों में से। अगर मैं इन्हें कंपेयर भी करूं तो चेन्नई पेट्रो आई थिंक अपने 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, 730-740 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। और लास्ट आई थिंक 4-5 दिनों में भी हमने देखा कि थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम मूव एज वेल एज प्राइस एक्शन ट्रेंड वापस आया है स्टॉक में। तो मेरे अनुमान से एक अच्छा बेट बन सकता है यहाँ पर, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीबन 4 से 5% का और अपसाइड रह सकता है, जो लगभग 35 से 40 रुपये हो सकता है स्टॉक प्राइस फ्रॉम करंट लेवल्स।
MRPL हालांकि एक एक स्टॉक है जिसपे अभी भी शायद थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि दबाव या प्रेशर भी बना रहेगा, बिकॉज स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 से 4 वीक्स में भी स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन देखा था। 155-50 लेवल से 125-120 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बनाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है, एक रेजिस्टेंस प्ले आउट कर सकता है। बट अगर अपने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए स्टॉक, 134 का लेवल है, तो मेरे अनुमान से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तब तक के लिए मैं वेट करूंगा। ओके, वेट एंड वॉच का नजरिया ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर। बट हे कुणाल, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी हम जानना चाहेंगे। तो 2 बाय कॉल यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा। इनफैक्ट पहला रहेगा कोल इंडिया पर, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। स्विंग ब्रेकआउट 14 अक्टूबर 2024 के बाद में पहली बार स्टॉक ने लॉन्ग टर्म एवरेज को ब्रेक किया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक नया ट्रेंड उभर के आ सकता है। 406 का टारगेट रख सकते हैं इस पर, और 386 का स्टॉप लॉस। और मैज़गांव डॉक एक दूसरा स्टॉक रहेगा जो मुझे ऐसा लग रहा है डिफेंस स्टॉक में बहुत ही अच्छा बेस बना चुका है। स्ट्रॉन्ग RSI डाइवर्जेंस हमने देखा है, बुलिश RSI डाइवर्जेंस डेली चार्ट पर भी। तो मैं इस पे 2850 का टारगेट रखूंगा, स्टॉप लॉस 2650 का। मैज़गांव डॉक का इनफैक्ट कुणाल, थोड़ी देर पहले ही हम बातचीत भी कर रहे थे शिप बिल्डिंग डिफेंस स्पेस में। जिस तरह से हम देख रहे हैं वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन उसके बाद वापस से अब कमबैक और मजबूती की चाल कल के सत्र में भी देखा था शिप बिल्डिंग स्पेस में, और आज भी हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए, IT सेक्टर पर भी एक रिसर्च आपको हम जल्दी ही बताने वाले हैं। कुणाल पुरार से एक सवाल तब तक का, JM फाइनेंशियल के स्टॉक प्राइस पर कुणाल आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मजबूती के साथ ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करता हुआ, हमने 1-2 सेशन के डाउनसाइड मूव्स देखे, लेकिन अच्छी तेजी की चाल पकड़ी है। 179-180 के लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? वेल, आज के दिन में स्टॉक 2-2.25% ऊपर है। 179-180 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल के दिन में हमें एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, तो उस गिरावट के बेस पे फिलहाल मैं स्टॉक को टोटली अवॉइड करूंगा। अगर ये सेलिंग प्रेशर अभी तक न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में आपको 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड 150 आता है तो फिर वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ना। वो नो डाउट आपने चेन्नई पेट्रो MRPL के बारे में पूछा था, कुणाल जी ने सलाह दी थी, लेकिन मेरा यहाँ पे एक टेक रहेगा MRPL को लेके भी। फिलहाल चार्ट पे MRPL बहुत ही बढ़िया स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। आज कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी मिल रहा है, अगर स्टॉक आज के दिन में 129 के ऊपर सस्टेन होता है, सो मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड करने के लिए सबसे अच्छा स्टॉक रहेगा। आने वाले दिनों में 152-156 तक के भी स्टॉक एज अ लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ये बिल्कुल। तो JM फाइनेंशियल पे नज़र रखिए, और याद रखिए बहुत सारे बिजनेसेस भी कार्व आउट हो रहे हैं, और वैल्यू क्रिएशन जो है बाजार इसकी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। हाँ, यही एग्जैक्टली ये JM फाइनेंशियल ही जो है कुणाल आपकी पिक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ बताना चाहेंगे कुणाल JM फाइनेंशियल के लिए? वेल, JM फाइनेंस 129 है, लेकिन मैं टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है कि कल के दिन में जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, उसके बेस पे ये स्टॉक आने वाले दिनों में 150 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो अगर 150 आता है तो हम वहां पे खरीदारी करके चलेंगे। प्रेजेंट लेवल पे टोटली अवॉइड की राय JM फाइनेंशियल की तरफ से। चलिए, यहाँ पे व्यू रहेगा। कुणाल, आपसे मेरा सवाल रहेगा खास करके अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेके। पिछले 3-4 सेशन से देख रहे बाइंग आ रही है, और आज भी देखिए अदानी पोर्ट्स के जो है अनाउंसमेंट्स भी आ रहे हैं। 1.5% अदानी पोर्ट्स ऊपर है, अदानी एंटरप्राइजेज भी देखें तो लगभग 1% ऊपर है। किस तरह अदानी ग्रुप ऑफ चार्ट्स जो स्टॉक्स है उसमें जो आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ आ रही है, और इसमें भी अगर देखना हो तो निफ्टी की ही हम कंपनीज की बात कर लेते हैं, तो अदानी पोर्ट्स या अदानी एंटरप्राइजेज क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? तो अदानी पोर्ट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। तो दोनों ही चार्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर अदानी पोर्ट्स एंटरप्राइज की बात करें, अदानी पोर्ट्स में हम कहेंगे सटल बाइंग हो रही है, बिकॉज जनरली ये स्टॉक ऐसा होता है कि 3-5% का अप मूव देता है। बट जब हम देखते हैं अगर 5 डेज में 7 डेज में 3 या 5% चल रहा है, तो हम इसे कहते हैं सटल बाइंग हो रही है। बट ये बहुत स्टडी एक्यूमुलेशन हो रही है, और आप बिलीव नहीं करोगे शरद, ये स्टॉक अभी खाली 5% या 7% अवे है लाइफ टाइम हाई से। तो आप देख रहे हो कि कितना स्लो स्टडी विदाउट कमिंग इनटू हेडलाइंस बाइंग हो रही है स्टॉक में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है अदानी पोर्ट्स में। अदानी एंटरप्राइज में एक्चुअली लास्ट मंथ अगस्त स्टार्ट के आसपास में जब वो स्टॉक 2200 के आसपास आया था, तब मेजर ओवरसोल्ड हो गए थे काफ़ी इंडिकेटर्स।
हालांकि स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब मेजर ओवरसोल्ड हो जाते हैं इंडिकेटर्स, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। स्टॉक ने हालांकि उस लेवल से खाली 5% 6% की तेज़ी दिखाई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यहाँ से अगर 1 to 3 मंथ्स का टारगेट टाइम फ्रेम रखे तो यहाँ से 2500 से 2600 का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है अदानी एंटरप्राइज में। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है नज़र ज़रूर रखें। स्लो एक्यूमुलेशन हो रहा है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, और अदानी पोर्ट्स पे खास कर की जो है अप मूव भी देख सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं पुलकित के पास। पुलकित जो है पूरा इन्फोसिस का जो पूरा बाईबैक है और आईटी शेयरों में जो है कल की तेज़ी हुई, उसके बाद जो है मुनाफा वसूली भी देखने मिला है। लेकिन आज जो है आईटी में आगे के लिए कैसे संकेत देखने वाले हैं? निफ्टी आईटी और निफ्टी के जो क्या रिलेशन है, वो पूरा एक टेक्निकल एनालिसिस किया गया है। पुलकित बताइए क्या ट्रेंड आप देख के आ रहे हैं? निफ्टी की पी में अगर अपमूव आता है तो क्या फ्यूचर में देखने मिलता है? डेटा क्या बताता है? जी, अगर निफ्टी आईटी के हम बीते कुछ 4-5 महीने के अगर प्रदर्शन को देखें तो बहुत कोई अच्छा नहीं रहा है। निफ्टी आईटी एक लेगार्ड की तरह ही काम किया था, लेकिन अब अगर हम एक पास्ट के डेटा पे देखें तो लास्ट 3 साल में जो निफ्टी का पीई था वो जब करीब 24 या 25 के लेवल पे पहुंचा है, वहां से एक हमको बाउंस देखने को मिलता है। अगर यह दर्शकों को बता दें कि 8 और 9 सितंबर को ये निफ्टी आईटी का पी लगभग 25 के लेवल पे पहुंचा था, और उसके बाद वहां से हमने 2 दिन में एक अच्छी निफ्टी आईटी में तेजी देखी। वहीं अगर हम निफ्टी आईटी के इंडेक्स की तरफ देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम टाइप का जो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न होता है वो भी एक बन रहा है, जिसकी नेक लाइन की लेवल करीब 36,400 के आसपास आती है। तो अगर निफ्टी आईटी यहां से थोड़ा सा ऊपर मूव होता है तो हम एक बड़ा मूव देख सकते हैं। अब चूंकि निफ्टी आईटी का जो निफ्टी के अंदर वेटेज है वो भी लगभग 11-11.5% का है, तो अगर ये मूव होगा तो फिर निफ्टी के अंदर भी अब हम एक पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। तो हो सकता है हम आने वाले कुछ 1-2 महीने में देखें ये टैरिफ के ऊपर क्लैरिटी आने के बाद कि अब निफ्टी आईटी गाड़ी चलाएगा और निफ्टी को आगे मूव करेगा। शुक्रिया आपका पुलकित, ये सारी की सारी रिसर्च लेकर आने के लिए। एक हफ्ते की जो टॉप गेनर हैं आईटी के आपके स्क्रीन पर, विप्रो, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, अच्छी तेजी पर हमने शेयर में कारोबार होते हुए दिखा है। और ओरेकल फाइनेंस की तो कहानी ही अलग रही है। कल हमने 10% की तेजी देखी और आज फिर से शुरुआती सत्र में करीब 7-8% ऊपर था। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं ओरेकल फाइनेंस के शेयर में। आज का जो हाई है 9,950 रुपए का है, फिलहाल 9,400 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार करते हुए दिखाई देगा। ओरेकल फाइनेंस पर एक व्यू ले लेते हैं। देखिए कल जो तोड़फोड़ तेजी हुई ना, उसके पीछे की वजह ये हुई कि इनकी पेरेंट कंपनी ने गाइडेंस दिया है अपने कारोबार का। ठीक है, इंडियन बिजनेस अलग है, अलग एंटिटी के तौर पर काम करती है, पर ठीक है कहीं ना कहीं वो चीजें मर्ज होती हैं। यहाँ भी एक्साइटमेंट बिल्ड हुई। एक बार जरा गौरव जी आप राय देंगे, जिनके पैसे मान लीजिए बन गए हैं ओरेकल फाइनेंस में, एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर आपको लगता है कि नहीं अगर नीचे आए तो पोजीशंस ऐड करनी चाहिए? क्या राय होगी आपके शेयर को लेकर? आई थिंक इसके अंदर एक बार को बुकिंग कंसिडर करनी चाहिए। ओवरऑल इम्पैक्ट और उसके पीछे का जो कैटलिस्ट है वो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स और बाकी चीजें ना होते हुए उनकी पेरेंट कंपनी है, जैसे आप सही बता रहे हैं। जिस तरीके का आज ओपनिंग मूव आया और ओपनिंग टिक के बाद सीधे के सीधे हमने देखा प्रॉफिट टेकिंग आती दिखाई दे रही है। यहाँ पे ब्राइट चांसेस हैं शेयर थोड़ा और स्लाइड करके 9,000 तक के लेवल्स पे भी आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं होगी। जिनके उन्होंने लिया है, पहले का पड़ा हुआ है, अगर वो एक रीजनेबल प्रॉफिट में है तो आई थिंक एटलीस्ट 70% तो अपनी क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है, 70% क्वांटिटी अपनी बुक कर लें अगर आपके पास है तो। 30% है तो आप चाहें तो लॉन्ग कैरी कर सकते हैं ओरेकल फाइनेंस में। ऑटो शेयरों को लेकर ना परसों हमने कहा था कि ऐसा नहीं कि ऑटो में ये तेजी हमेशा चलेगी। देखिए जीएसटी के बड़ा बेनिफिट मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स अपने फंडामेंटल से आगे निकल जाए। वो सारी की सारी चीज़ अपनी जगह पर रहेंगी। बेनिफिट कंज्यूमर को मिल रही है, कंपनीज को कितनी बेनिफिट होगी, क्या वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसको लेकर अभी भी सवाल है। देखिए ये निश्चित तौर पर है कि प्राइस कट हो गया तो जो लोग नहीं गाड़ियां खरीद पा रहे थे, ऐसा नहीं कि सब लोग ये 25-50 हज़ार के बेनिफिट के लिए गाड़ी खरीद लेंगे। हाँ, थोड़ा सा कंजम्पशन डिमांड को स्पर करेगा, वो ठीक है। लेकिन लगातार दूसरे सत्र में हम देख रहे हैं कि ऑटो वाले जो शेयर हैं ना कमज़ोर हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, आयशर, ये तमाम शेयर आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग फिर से दिखा रहे हैं कल की नरमी के बाद।
तो ये होना भी चाहिए। अगर आपको एक झटके में, अगर आपको मान लीजिए 10, 15, 17 में अगर आपको 10% के रिटर्न मिल जाए, साल भर वेट करते हैं तब भी आपको कई बार बाजार से नहीं मिलते हैं, या फिर एफडी वगैरह से तो कतई नहीं मिलते हैं वो, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक बार गौरव जी ऑटोज पर आप जरा अपना व्यू देंगे। अच्छा कुणाल जी, आपसे राय जानना चाहेंगे इस पर। आप एक बार ऑटो कंपनीज पर आ दीजिए, क्या करें, प्रॉफिट टेकिंग करें या कुछ शेयर जो नीचे आ रहे हैं आपको लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए नए ट्रेडर के लिए? आप कैसे देख रहे हैं? स्टॉक्स भी मेंशन कीजिएगा सर। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आई थिंक ये एक अच्छा लेवल या जोन बन सकता है, या एक वेव बन सकता है जहां पे ट्रेडर्स को जो मिस आउट कर चुके हैं, आई थिंक उन्हें बाइंग पोजीशन यहां पे बनानी चाहिए। बिकॉज पहली बार हमने देखा है कि ऑटो स्टॉक्स में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम इंडिकेटर ब्रेकआउट और कोहेसिव ब्रेकआउट है। कोहेसिव ब्रेकआउट का मतलब काफ़ी सारे जो स्टॉक्स है ऑटो पैक में वो ऑलमोस्ट एक सिमिलर टाइम जोन्स में जा रहे हैं। 2022-23 की बात करें तो एक ऐसा जोन था जहाँ पे आई थिंक 3 या 4 मेजर स्टॉक्स लाइक M&M, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आई थिंक ये 3 या 4 स्टॉक्स थे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड दिखा रहे थे। बाकी सारे जो अदर स्टॉक्स थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है उन्होंने सिंक्रोनाइज ब्रेकआउट दिया है। तो ये मेरा मानना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि एक सेक्टोरल अपमूव बन रहा है इन स्टॉक्स के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में जब इतनी बड़ी तेज़ी आ जाती है तो उसके बाद में स्टॉक्स थोड़े से ओवरबॉट हो जाते हैं, तो कूल ऑफ होता है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है शॉर्ट टर्म चार्ट्स में। बट इस जोन को मेरे अनुमान से आई थिंक लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर्स को बाइंग जोन लेना चाहिए। मेरा मानना है हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत अच्छा बेट बन सकता है। करंट लेवल्स या 5200 के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छा लेवल बन सकता है। अशोक लेलैंड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। 130 के आसपास अगर ये स्टॉक करेक्शन में अगर ये लेवल्स दिखाता है तो मेरे अनुमान से वहाँ पे भी बाइंग की जानी चाहिए इन स्टॉक्स में। ठीक है, अशोक लेलैंड को लेकर ये व्यू, और यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। एक बार जरा गेल पर आपसे कुणाल परार जी, आपसे व्यू चाहिए। हमने देखा कि 170 रुपये के आसपास डबल बॉटम बना है शेयर में, और जो अपमूव आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो सस्टेन कर रहे हो गेल में। अब फिर से 180 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। आपको लगता है कि इस बार 180 को पार करके शेयर ऊपर जा पाएगा? वेल इस बार 180 को क्रॉस करके स्टॉक ऊपरी लेवल पे 196 से लेके 200 तक के भी लेवल क्रॉस कर सकता है। सो जो व्यू है फिलहाल टोटली पॉजिटिव साइड का, उसमें दो राय नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि स्टॉक में हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए पोजीशन बना के चल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं यहाँ पे कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, रीजन बीइंग के ये बहुत ही लो बीटा स्टॉक है, मोमेंटम हमें उतनी देखने को नहीं मिलती ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आने वाले दिनों में 196-200 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। 96 से लेकर 200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है ये स्टॉक। गेल इंडिया अच्छी मजबूती और यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चार्ट को अगर आप देखेंगे, पहले सिर्फ आईटी सेक्टर था जहाँ से डाउन ट्रेंड नजर आ रहे थे। इस वक्त फार्मा, ऑटोमोबाइल स्पेस ने भी इस लिस्ट में एडअप किया है। फार्मा, ऑटोमोबाइल और आईटी, ये 3 सेक्टर्स है जहाँ से गिरावट हावी हो रही है। लेकिन अदरवाइज सरकारी बैंक का खेमा अच्छा एक्शन दिखाते हुए एनर्जी स्पेस में अब भी तेजी इंटैक्ट है। रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एफएमसीजी इन दिस ऑर्डर हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती का एक्शन। स्टॉक वाइज मजबूती के साथ कुछ तमाम स्टॉक्स है जो कि काफ़ी बढ़िया एक्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। हालांकि बाजार की चाल जो है काफ़ी ट्रिकी, वॉलेटाइल इस वक्त इन नेचर है। एस्ट्रल लिमिटेड पर एक राय लेना चाहूंगी कुणाल बूथरा से। कुणाल, 1449 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड में पिछले 5 दिनों के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे कोई खास बड़ा मूव है नहीं, लेकिन स्टॉक जो है परफॉर्म करने की कोशिश करता ज़रूर है। क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड एस्ट्रल में आप देख रहे हैं? मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को चैलेंज कर रहा है काफ़ी टाइम के बाद में। जिसमें कोल इंडिया की बात कर रहा था कि अगर स्टॉक 10-15 महीने के बाद में अगर अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ब्रेक करना के लिए जाता है तो ये एक टर्न अराउंड पोटेंशियल हो जाता है स्टॉक्स में। बहुत बार होता है कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, बट जैसे वो ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद में हम देखते हैं कि मोमेंटम पिक हो जाता है स्टॉक्स में। तो आई थिंक एस्ट्रल भी एक वैसा ही चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 1300 के नीचे जब स्टॉक ने एक बेस बनाया था तो वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट शायद कुछ ही दिनों में हम देख सकते हैं। तो करंट लेवल से मैं बाइंग की यहाँ पे सलाह दूंगा, और मेरा मानना है कि आई थिंक अगर ये जैसे ही एवरेज ब्रेकआउट हो जाता है तो 1500 से 1520 का
एक शॉर्ट टर्म टारगेट भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रल पर। राइट, बाइंग की सलाह करंट लेवल्स पे, यहाँ से फर्दर अपसाइड मजबूती की चाल नजर आ सकती है। लेकिन चलिए अब ऑप्शन की रणनीति भी आपको बताते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। ऑप्शन के चैंपियन में ऑप्शन की एक दमदार रणनीति लेकर अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सा स्टॉक है आज ऑप्शन कैटेगरी में आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को सुप्रभात। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस में कंसोलिडेशन का एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसमें डेटा अच्छा बन रहा है, तो यहाँ पे 980 का कॉल खरीदने की सलाह रहेगी 18 रुपए के आसपास में। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा, 28 रुपए का टारगेट बनता है, जिसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है 4,500 रुपए का, प्रॉफिट बन सकता है 7,500 रुपए। जी बिल्कुल, धन्यवाद रत्नेश जी। आपकी कॉल पे जो है हमारी नज़र रहेगी बजाज फाइनेंस। यहाँ पे 980 की कॉल की जो है खरीदारी की राय आई है, और जिस तरह दिख रहा है कि एनबीएफसी स्पेस में जो है इंटरेस्ट आ गया। हमने ऑलरेडी गोल्ड फाइनेंसिंग लोन कंपनीज पे तो अच्छी रैली देखने मिली, और कुछ चुनिंदा एनबीएफसी स्पेस पे भी जो है नज़र रखें। और कंजम्पशन स्पेस की बात करें, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, बेनिफिट्स देखने मिल रहे, तो सबसे बड़ा नाम आपके सामने आता है कंज्यूमर फाइनेंसिंग का, वो है बजाज फाइनेंस। जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हरे निशान पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए, जब भी आप वायदे बाज़ार के ट्रेड लेते हैं तो याद रखिए अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछताछ करें। वायदे बाज़ार की ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और ट्रेडर्स के औसत लगभग 1 लाख का जो है नुकसान देखने मिल सकता है। लेकिन चलिए एक बार बाज़ार पे वापस आ जाते हैं, और निफ्टी जो है कैप से एक रिकवरी आई, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन एक बहुत छोटे से सीमित दायरे पे जो है निफ्टी वापस आ गया है। ग्लोबल क्यूज़ भी मिक्स्ड है, और डोमेस्टिक क्यूज़ भी जो है धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब किया जा रहा है। और यहाँ पे न्यू एज टेक स्टॉक्स पे जो है हमारी नज़र ज़रूर है, लेकिन मेरे आंख में जो है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 12 तारीख को सेबी की जो है अहम बोर्ड मीट भी है, और एंजल वन दिखाएं, बीएससी दिखाएं, इन स्टॉक्स को एक बार फायर करें सीडीएसएल को, तो हमें समझ में आएगा कि कैपिटल मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अगले दिन जो है आपके जो है सेबी के बोर्ड मीट आएंगे, जहां पे एफएनओ पे रिस्ट्रिक्शंस या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ज़्यादा फोकस आ सकता है। कल सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली, और अब जो है थोड़ी अपमूव आ रही है। बीएससी लीजिए, सीडीएसएल लीजिए, और कैम्स लीजिए। कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स वॉलेटाइल है, लेकिन कुणाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर देखे फोकस करें, तो आप कौन सा स्टॉक जो है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है? कोई ट्रेड बन रहा है कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स पे? हाँ कुणाल, कुणाल हेलो। हाँ कुणाल, बोलिए। कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक्स, इस पे एक बार नज़र डालिए, बताइए कहीं पे कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं। 12 तारीख बहुत वॉलेटाइल रहेगा इस सब काउंटर्स के लिए, सेबी की बोर्ड मीट है। वेल, एनएसडीएल की बात करें, बीएससी की बात करें, या कैपिटल मार्केट को जुड़े हुए जितने भी स्टॉक की बात करें, फिलहाल मेरा जो व्यू है अवॉइड करके चलने का बन रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे कोई भी ऐसा कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि जिसके बेस पे क्लियर कट सिग्नल या क्लियर कट डायरेक्शन देखने को मिले। सो मैं एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएससी, फिलहाल जो मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जितने भी ब्रोकिंग फर्म के स्टॉक के, उनकी अगर बात करें तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। मैं बोलूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। नो डाउट कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन फेवर फॉर क्रिएटिंग एनी लॉन्ग पोजीशन, तो एक बार अवॉइड करें वो सही रहेगा। हाँ, एक दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आप फोकस करके चल सकते हो। उसमें सबसे पहला स्टॉक बीएससी का है। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, 2275 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इसको पोर्टफोलियो में ऐड करता हूं तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 2600 से लेकर 2800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नाउ दिस इज फॉर पोर्टफोलियो क्रिएशन, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अगर सामने में एनएसडीएल की भी बात करूं तो एनएसडीएल में भी एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगेन दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बट पोर्टफोलियो क्रिएशन। ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1440 और जैसे ही वो ब्रेक होगा 1520 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है दोनों कुणाल के पिक आ रहे हैं। और बीएससी पे याद रखिए आज जो है सेंसेक्स एक्सपायरी है, और दूसरा दिन रहेगा जब हम चेक करने वाले कि प्रीमियम ऑप्शन टर्नओवर पे क्या डेटा आ रही है। लास्ट वीक तो बीएससी खरा उतरा था, उसलिए स्टॉक में अपमूव आया था, तो इस पर भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच कुणाल, आप हमारे साथ जुड़े और अहम व्यूज़ आपने जो है मार्केट्स और स्टॉक के बारे में बताया। कुणाल, आप जो है इसके अलावा जो है गौरव, आपको भी जो है हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़े और अहम कॉल्स और रणनीति बताएं। थैंक यू। लेकिन चलिए
तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम शो रहेगा हमारा कमोडिटीज़ पे और मार्केट के महारथी पे अभय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।